नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे सहयोगी मानसी दवे और अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारा शो पावर ट्रेड है, जहां पे हम अगले 1.5 घंटे जो है आपको बताएंगे कि कहां पे देखने मिल रहा है ग्लोबल क्यूज, स्टॉक्स न्यूज़, वायदे बाजार के क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगे और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी ज़रूर हैं। लेकिन चलिए 4 अहम ट्रिगर्स जो है बाजार के उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले ईरान पर ट्रंप के बयान से टूटे यूएस मार्केट। डाउ जोन्स लगभग 299 पॉइंट्स का जो है गिरावट आया है और ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि वीक सेंटिमेंट देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंटली ब्रेंट क्रूड जो है 4% चढ़ा, $76 प्रति बैरल के पार आ गया है। गिफ्ट निफ्टी भी जो है थोड़ी हल्की जो ट्रेड करी है, 24,850 लेवल्स के नीचे है। ब्रेंट क्रूड के जो आप कंसर्न्स कह सकते हैं उसके कारण खास करके ONGC ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, लेकिन जो क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स है, पेंट, एविएशन स्टॉक्स, उस पर भी नज़र रहेगी। एक्सचेंजेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहा था। BSE को बड़ा झटका मिला है, NSE को मिला है मंगलवार का एक्सपायरी है। इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी है। BSE का एक्सपायरी होगा थर्सडे को और NSE का जो है चेंज होके स्विच ओवर होके होगा ट्यूसडे को। ऑफकोर्स उसमें जो है अर्निंग्स इम्पैक्ट, आप कह सकते हैं टर्नओवर्स जो है उसमें गिरावट देखने मिल सकती है और एक अर्निंग्स हिट भी लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए BSE लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी फोकस करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लगभग 7,500 करोड़ का ब्लॉक डील संभव है और पॉलीकार्प को भी लगभग 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और हिंदुस्तान जिंक एक और अहम ट्रिगर है कि सिल्वर प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, तो हिंदुस्तान जिंक पे भी नज़र रखिएगा। तो ये अहम बाजार के ट्रिगर हैं जिस पे हमारी नज़र होगी। तो मानसी, ग्लोबल क्यूज देखें तो और जो है दिन पे दिन जो है डिटोरिएट किए जा रहे हैं। अगर बताएं, अब ट्रम्प के भी बयान आने लगे हैं और एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या US भी अब वॉर में घुस रहा है? बिल्कुल। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल ऐसा लग रहा था कि ग्लोबल फ्रंट पर कल सुबह जब हम बात कर रहे थे, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स जो हैं वो थोड़ी कम होती हुई या कुछ सोल्यूशंस निकलते हुए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनका ये कहना है कि ईरान के आसमान पर वो हमला करने वाले हैं। ईरानियन स्काइज पर पूरा उनका इस वक्त स्टेक है और पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे सिनेरियो को एस्केलेट कर रही है, टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही है और इसी का असर हमने देखा बीती रात अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिला। इस सुबह इवेंचुअल इंपैक्ट हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन जो नजर आ रही है करीब 40 अंकों की ही सही, लेकिन हम लाल निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन देख रहे हैं। एशियाई बाजार का हाल भी कुछ ऐसा ही। लेकिन सबसे पहले अगर बीती रात US मार्केट्स की चाल की बात करें, अमेरिकी बाजारों में हमने देखा डाउ, नैस्डैक, S&P ये तीनों जो है बिकवाली झेल रहे थे। ड्यूरिंग द सेशन 0.5% की गिरावट थी, लेकिन सेशन क्लोज होते होते गिरावट और ज्यादा गहराई और जब क्लोज हुए ऑलमोस्ट 1% परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कम नजर आएगी, लेकिन अदरवाइज पॉइंट वाइज डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की बिकवाली, नैस्डैक में करीब 200 अंकों की गिरावट, S&P 500 भी लाल निशान के साथ ही क्लोज हुआ। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने को लेकर आशंकाएं हैं, लेकिन हाँ, ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार बयान आ रहे हैं एक एक कर। उनका ये कहना है कि ईरान अब हमारी सहनशीलता, हमारे पेशेंस का टेस्ट ना ले और बिना किसी शर्त के समर्पण करे। ये सारी चीजें जो हैं इस पूरे सिनेरियो को और ज्यादा एस्केलेट करने का काम कर रही हैं। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से बिना किसी शर्त के सरेंडर करने की बात कही है। US में रिटेल बिक्री, अब ये सारी चीजें तो है ही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कंसर्न्स, मार्केट्स का हाल, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा आ रहे हैं, देखिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं और कुछ और डेटा, सेल्स वाइज, इन्फ्लेशन प्रिंट, ये सब कुछ आने वाला है और जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी कमजोर है। US में रिटेल बिक्री 0.9% की कमी यहाँ पर, जो कि लगातार दूसरे महीने की गिरावट है। इसके अलावा ऑटो बिक्री में भी गिरावट और बिल्डिंग मटेरियल, पेट्रोल बिक्री में भी बढ़त। तो क्लियरली कंजम्पशन की अगर बात करें वहां पर गड़बड़ाया हुआ है। ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रंट पर कई सारी तकलीफें हैं। और शरद, आपको ये भी याद होगा कि कल क्लोजिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ब्लूमबर्ग के हवाले से हमें ये एक और खबर मिली थी कि फार्मा पर भी जल्द कोई टैरिफ की खबर आ सकती है। तो सेंटिमेंट जो है ये सारी खबरों से एक एक कर खराब हो रहा है। US में ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा। FOMC की 2 दिवसीय बैठक जो है उसका फैसला आज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर देखें तो देर रात ये फैसला आ जाएगा और दरों में बदलाव की उम्मीद तो नहीं है। US फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री, इंटरेस्ट रेट डिसीजन से भी ज्यादा कमेंट्री क्या है, इकोनॉमी के हालात पर वो क्या कहते हैं
संकेत है, इस पर खास तौर से नजर रखना होगा। एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत है। जापान के निक्केई में तीसरे दिन हम देख रहे हैं तेजी के साथ कामकाज, और कोरिया के बाजार हल्की फुल्की तेजी पर इस वक्त कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य संकेतों में कच्चे तेल की चाल पर लगातार फोकस होना चाहिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन हैं उसका सीधा असर हम देख रहे हैं एनर्जी पैक पर। खामेनेई पर ट्रंप के बयान से ब्रेंट क्रूड में और ज्यादा बढ़त देखने को मिली, 4% का इजाफा और करीब 76-77 डॉलर के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ। घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस का हाल, ये सारे एनर्जी पॉकेट्स पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। और सोने में तेजी कायम है। सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जब इतनी ज्यादा कंसर्न्स और वॉलेटिलिटी है तो सोने चांदी की तरफ मुड़ेंगे, और वही दिख रहा है घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में इनफैक्ट मजबूती की चाल। और साथ साथ यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4% पर, डॉलर इंडेक्स 98-99 के लेवल्स को कायम रख के चल रही है। सो विदेशी बाजार से संकेत काफी वॉलेटाइल है। कल जो तस्वीर दिख रही थी कल सुबह, उससे ज्यादा वॉलेटाइल तस्वीर आज सुबह की है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस एस्केलेट होती हुई और यूएस और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो आग में घी डालने का काम और ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार की तस्वीर का अब रुख कर लेते हैं। और कल अगेन हमने देखा कि सोमवार के सेशन में ग्लोबल फ्रंट पर काफी ज्यादा खबरें थी, तब गिरावट दिखनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंग मजबूती बाजार ने दिखाई थी। और कल के सत्र में पूरे दिन हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट, टाइट रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए, और 24,900 के स्तर को भी तोड़कर उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में भी 250 अंकों की बिकवाली। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स वाइज तो स्ट्रैटेजी पर बातचीत होगी, लेकिन एफआईआई ने कल कैश में करीब 1483 करोड़ की खरीदारी की है। टू अर्ली टू से, क्योंकि 3 से 4 सेशंस की बिकवाली के बाद एक सेशन में खरीदारी के आंकड़े, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की अगर बात करें वहां पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। बिल्कुल मानसी, बदलाव हुए हैं और लगातार तीसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि एफआईआई की जो लॉन्ग होल्डिंग है ना वो थोड़ी सी बढ़ी है। कल 20% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है, बढ़ के हो गई है 21% के आसपास की। हालांकि अभी भी 79% एफआईआई शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी आ गई, बट ये कि हाँ ठीक है, स्थिरता भी आ जाए तो उसको कह सकते हैं कि हाँ एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर काम करेगा। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 लाख के नीचे आया है। एक छोटा सा कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव संकेत है, हालांकि अभी भी काफ़ी हेवी शॉर्टिंग है एफआईआई की तरफ से। अब ये शॉर्ट कवरिंग कब होगी, कब ये शॉर्ट्स कटेंगे पता नहीं। स्थितियां जो हैं ग्लोबल बाजारों की या फिर जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें लग नहीं रहा है कि नहीं हाल फिलहाल इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन हाँ निश्चित तौर पर कल एफआईआई की कैश में जो छोटी सी जो बाइंग हुई है वो एक राहत का काम कर सकती है, लेकिन बाजार फिलहाल उसको तवज्जो फिलहाल अभी देगा नहीं। अभी तो पूरी की पूरी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना वो ग्लोबल संकेतों पर ही टिकी है, और स्पेशली जियोपॉलिटिकल जो टेंशन इमर्ज हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में। कल अगर हम देखिए 1483 करोड़ रुपए की तो कैश में ये बाइंग हुई, लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर 1340 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो वो चीजें न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब कोई ज्यादा वहां से संकेत है नहीं। बस ये है कि हाँ डीआईज बहुत अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। कल 8,200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। और देखिए मुझे तो लगता है कि नहीं हमारे जो घरेलू जो संस्थागत निवेशक हैं वो ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ बाजार अगर थोड़ा सा अभी डामाडोल है और यहाँ पर पैसे डिप्लॉय करने का मौका है। वो पैसे किसके हैं? वो आम निवेशक के हैं, वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। तो वो बाजार में डिप्लॉय हो रहे हैं अनिश्चितता के बीच में। और हम भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई निवेशक है तो घबराने की बातचीत ही नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी अगर साइजेबल गिरावट अगर आती है बाजार में और अच्छे शेयर अगर टूटते हैं, तो अगर आपका निवेश का नजरिया है लंबी अवधि के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपको पैसे डिप्लॉय करने चाहिए। और ये एक्यूमुलेशन का वक्त है, निवेशकों के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपनी एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। पैसे आप डिप्लॉय करने के बारे में सोचिए अगर यहाँ से बड़ी गिरावट आ जाती है तो। लेकिन यह है कि भले ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है बाजार के लिए, लेकिन बाजार ने ऐसा कोई क्रैक नहीं दिखाया है। अभी एक रेंज में कारोबार हो रहा है और उस रेंज में काफी ज्यादा उथल पुथल है। रेंज की ऊपरी साइड पर बाजार कभी जा रहा है, कभी निचले साइड पर जा रहा है। तो वोलेटिलिटी है। अब वोलेटिलिटी को जिसको प्ले करने आता है, जो ट्रेडर्स हैं, जो काफी सजग ट्रेडर्स हम कहेंगे, उनके लिए बाजार में मौके बनेंगे। अदरवाइज तो अगर आप निवेशक हैं आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। अपने जो स्टॉक्स हैं उनको आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि निवेश बढ़ाना है, अगर शेयर कोई गिरते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन जाएगी। लेकिन मानसी एफआईआईज मतलब
एक छोटी राहत तो है, मतलब अच्छा लगता है देख के कि हाँ हरा निशान आया स्क्रीन पर, लेकिन बहुत बड़ी मतलब उनकी एफआईएस की बाइंग के संकेत फिलहाल मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि सही कह रहे हैं आप, इतने दिनों की बिकवाली जो हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से, एब्सोल्यूट बाइंग के डेटा कुछ सेशंस आ जाएं तो शायद कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन इस बीच एफएनओ एक्सपायरी को लेकर भी एक बड़ी खबर, एक बड़ा बदलाव आता हुआ देखने को मिला है। एनएससी और बीएससी में एफएनओ एक्सपायरी को लेकर जो डेज हैं वो बदलते हुए एनएससी ने अपनी एफएनओ एक्सपायरी सोमवार से मंगलवार शिफ्ट की, वहीं बीएससी की एफएनओ एक्सपायरी मंगलवार से गुरुवार शिफ्ट हो जाएगी। एक्सचेंज की तरफ से ये अब अप्रूवल्स और सारे डेटा लेटर्स आते हुए दिखे अभिषेक, इसका असर लिक्विडिटी पर भी पड़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर भी पड़ेगा और ओवरऑल बीएससी की अगर बात करें उस पर भी पड़ता दिखेगा। बीएससी पर तो पड़ेगा मानसी, लिक्विडिटी पर कितना पड़ेगा ये अपने एक्सपर्ट से हम चेक कर लेंगे कि उनका क्या नजरिया इस पर, लेकिन बीएससी के लिए झटका जरूर है। देखिए बीएससी ने जब से अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को शुक्रवार से बदलकर मंगलवार किया था, तो हमने देखा था कि उन्होंने वॉल्यूम गेन किया था और ऑप्शंस जो है ये दोनों के दोनों एक्सचेंजेस के लिए कमाई का बड़ा जरिया है। अब हुआ ये कि स्वैप हो गया सीधे सीधे। अब एनएससी ने गुजारिश की थी कि उनको मंगलवार की एक्सपायरी दे दी जाए और सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर हैं उनकी अर्जी उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो अब सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी होगी या फिर मंथली एक्सपायरी वो हो जाएगी गुरुवार को और एनएससी की जो एक्सपायरी होगी वो हो जाएगी मंगलवार को। ये स्वैप हो गया है। हालांकि जो बदलाव है अभी जो मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जुलाई के अगस्त के, इनमें लागू नहीं होंगे, ये लागू होंगे सितंबर के बाद जो भी एक्सपायरी आएगी, वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी, उसके लिए लागू होंगे। अब एनएससी की जो मंथली एक्सपायरी है वो हो जाएगी आखिरी मंगलवार को और बीएससी की जो एक्सपायरी होगी वो हो जाएगी आखिरी गुरुवार को। एक चीज और की है सीबी ने कि 1 जुलाई से इंडेक्स फ्यूचर्स का वीकली कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होगा, ये एक और अपडेट है। लेकिन बीएससी के लिए निश्चित तौर पर झटका ये जरूर है, क्योंकि आप देखिए कि 2-3 साल पहले तक ना ऑप्शंस में मतलब बीएससी के पास वॉल्यूम बहुत कम था, मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा कम था। लेकिन मार्केट शेयर अगर हम FY25 की बात करें, मार्च तिमाही जो खत्म हुई है वहां तक पहुंचते पहुंचते 26% का मार्केट शेयर बीएससी के पास हो गया था और 74% का जो मार्केट शेयर है वो एनएससी के पास है। तो एनएससी ने मार्केट शेयर लूज किया, बीएससी ने गेन किया। अब इस मूव के बाद लगता है कि एनएससी थोड़ी भरपाई करने की कोशिश जरूर होगी इसके जरिए। देखिए ये हुआ क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाते हैं तो पिछले 2-3 साल में ना सीबी ने बार बार कोशिश की है कि रिटेल जो ट्रेडर हैं या फिर रिटेल जो निवेशक हैं उनका बाजार में जो एफएनओ में जो झुकाव जो बढ़ रहा है, जो आकर्षण उनका आ रहा है, उसको कम किया जाए और कई सारे बैक टू बैक नियम लेके आए। और एक डेटा भी शेयर किया था सीबी ने कि FY22 से लेकर FY24 के बीच में जो रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने 1,80,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं एफएनओ ट्रेड में। तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी। पहले एनएससी के 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते थे और बीएससी के 2 कॉन्ट्रैक्ट होते थे। सीबी ने कह दिया था कि नहीं आप एक एक चुन लीजिए, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट आप चुनिए और उसके बाद एक दिन भी चुनने के लिए बाद में सीबी ने कहा। तो ये बदलाव होते हुए दिखे हैं। आपको बता दें कि जो बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शंस था तो उनके टोटल वॉल्यूम में 55% टर्नओवर निफ्टी के वीकली ऑप्शन से आता था, उसको तो खैर बंद कर दिया गया। लेकिन एक और मैं आपको डेटा बताता हूं कि मार्च तिमाही में जो पूरी आय हुई एनएससी की उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस का हिस्सा था 50% का था और उसमें से भी इक्विटी ऑप्शंस का हिस्सा था 76%। तो ये कमाई का जरिया है। तो एनएससी तो यहां से उम्मीद करेंगे कि उसको प्रेफर्ड डे मिल गया है तो गेन करेगा, लेकिन बीएससी के लिए एक झटका जरूर होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि 2700 रुपए तक शेयर फिसल के 2650 रुपए के आसपास आ गया है, 3000 रुपए का लेवल हाल फिलहाल टच करने के बाद। तो एक गिरावट है और शायद ब्रोकरेज मान रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है। जरा शरत से समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज का व्यू क्या है और ईपीएस वगैरह कितना कट कर रहे हैं, ईपीएस के अनुमान यानी कि अर्निंग प्रति शेयर के अनुमान को, और टारगेट कितना रिड्यूस किया है। शरद बताइए ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है इस बदलाव को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, ब्रोकरेजेस के मिले जुले व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जो है वो क्वांटिफाई ज़रूर कर रहे हैं। और हमने जो है ऑफकोर्स एक डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस लिया और 2 फॉरेन ब्रोकिंग हाउस लिया, तीनों को कंपाइल किया है। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि 9 से लेके 12% तक का जो है अर्निंग्स कम हो सकता है वित्त साल 2026-27 के लिए। और वही अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 8% का
ईपीएस का डाउनसाइड रिस्क देखने मिल सकता है। अर्निंग स्पेसिफिक तो कंसर्न ज़रूर है, लेकिन देखिए थोड़ा फंडामेंटल रीजंस भी जानना चाहिए कि बीएसई कितना रेजिलिएंट हो चुका है, क्योंकि एफएनओ रेगुलेशंस में भी बहुत चेंजेस है और उसके बावजूद जो है बीएसई ने एक राइजिंग मार्केट शेयर भी दिखाया था और ये स्टोरी जो है हमने आपको प्ले आउट करते हुए दिखाया भी था। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म कहा है कि उनके पास एक एबिलिटी है लिक्विडिटी के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ज़्यादा लिक्विडिटी लाते हैं, डेप्थ लाते हैं, तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, जो शेयर लॉसेज हो सकते हैं, ईपीएस कट सकते हैं, उसको ये ऑफसेट भी कर सकता है। तो यही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है बीएसई के लिए, कुछ पॉजिटिव भी है जेफरीज को लेके। स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं, एक साल में जो है ऑफकोर्स 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स भी दिया है बीएसई, पर अपने लाइफ टाइम हाई से जो है अभी करेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, 11% स्टॉक गिरा है। वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, अगर आप ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर करें, 1 ईयर फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 53 टाइम्स का है। लेकिन ब्रोकरेज स्टेक में जो आंकड़े होते हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड कर दिया, पहले बाई रेटिंग था, अब न्यूट्रल कर दिया है, और जो टारगेट प्राइस है 2533 से गिरा के 2300 कर दिया है। अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लेकिन हल्का सा टारगेट प्राइस कट हुआ है 2490 से 2430 पे, 60 रुपये का टारगेट प्राइस। हालांकि जेफरीज जो है अभी भी बना हुआ है स्टॉक में, मेंटेन होल्ड रखा है, टारगेट प्राइस नहीं चेंज किए, 2900 पे है। तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं बीएसई को लेके, लेकिन ऑफकोर्स इनिशियल नीजक रिएक्शन ज़रूर देखने मिलेगा, बट क्या पता एक सरप्राइज रिकवरी भी आ सकता है। तो ये अहम जो है थीम्स है बीएसई को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, उस पर भी नज़र रखिए। और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट भी आता है आपके एनएसई स्पेस में, खास करके अनलिस्टेड, जहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली पिछले 1.5 महीने में देखने मिली है। तो एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक, सब पे ही नज़र रहेगी। लेकिन राजेश सर, एक बार बीएसई पे आपकी राय लेना चाहते हैं। ऑफकोर्स अपने हाई से स्टॉक 11% करेक्ट कर चुका है, रनअप भी बहुत थी, तो यहाँ पे लगता है और प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने मिल सकता है कि कुछ रिवर्सल्स आ सकते हैं काउंटर में? राजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो देखिए, नीजर्क रिएक्शन लाइकली है बीएससी के काउंटर में, और वैसे भी देखें तो पिछले 4-5 दिनों से हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था स्टॉक में। और स्टॉक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे 3 से 4% का एक करेक्शन यहाँ पे और कंटिन्यूशन में आते हुए दिखेगा। हालांकि अगर देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है स्टॉक के, बट नियर टर्म में एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है 2570 से 2550 की रेंज में स्टॉक एक बार सेटल होते हुए दिख सकता है। अगर ये 2550 के लेवल को इस करेक्शन में होल्ड आउट करता है तो शायद हमें लगता है कि वहाँ पे एक सपोर्ट बाइंग वापस से इमर्ज होते हुए दिख सकती है। पर टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि 2550 का लेवल तो एविडेंट है, यहाँ पे आते हुए दिख सकता है आज के सेशन में ओपनिंग के साथ ही। ऑन द हायर साइड 2750 इसके लिए अब क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं होता है, हमें लगता है थोड़ा स्टॉक एक सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिखेगा कुछ समय के लिए। तो 2750 हायर साइड पे और 2550 लोअर साइड पे। अगर 2550 टूटता है तो फिर थोड़ा सीरियस या एक मोर लिक्विडेशन यहाँ पे होते हुए दिखेगा पोजीशंस में। तो 2550 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में। ठीक है, होगा बीएसई के लिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ और बता दीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं एनएसई को जो एक्सपायरी मिल गई है मंगलवार की, वो उनके लिए एडवांटेज है। जरा ये समझाएंगे सर कि एडवांटेज क्यों है, और मान लीजिए जो ट्रेडर्स हैं उनको अपनी सोच में किस तरह बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या उनको भी उनके लिए भी प्रेफर्ड एक्सपायरी ये मंगलवार ही होनी चाहिए? तो देखिए, हिस्टोरिकली देखें तो इतने सालों से ट्रेडर्स का एक बिहेवियर था, थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथली एक्सपायरी होती थी। और अगर हमने देखा तो एनएससी जो कि एक प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म रहा है लीडरशिप पोजीशन में डेरिवेटिव मार्केट में, वहां पे भी थर्सडे एक्सपायरी देखने को मिली है इतने सालों से। अब ये चेंज ऑफ डे से जरूर ट्रेडर को भी अपना बिहेवियर तो जरूर चेंज करना होगा, क्योंकि काफी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिसमें हम सीजनलिटी और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी प्लॉट आउट करते किस तरीके का बिहेवियर हिस्टोरिकली ट्यूसडे के सेशन में रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजीज में जरूर अब ट्रेडर्स को, अल्गो ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस में चेंज करनी होगी, तो उस पर वापस से रीवर्क होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्यूसडे एक्सपायरी एनएससी को एक एडवांटेज दे सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, जहाँ पे आपको थीटा डीके का हिट
आपकी प्रीमियम्स पे नहीं लगेगा। पहले होता था थर्सडे आपकी एक्सपायरी होती थी और आपको वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के दिन मिलता था, वीकली का एज वेल एज मंथली का भी। तो आपके पास सैटरडे संडे का थीटा डीके के कारण आपका एक ऑप्शंस प्रीमियम में एक डीके होता था, वो बेनिफिट अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इससे दो एडवांटेज हो सकते हैं। एक तो ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटजीज को प्ले करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां पे आपको तीनों वर्किंग डे रहेंगे और जिसमें आप अपना ट्रेड इजीली प्लॉट आउट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि आपकी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि अब कम होते हुए दिख सकती है, जो कि एक सेबी का कंसर्न भी था कि इतने समय से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहती थी एक्सपायरी डेज पे। तो अब यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी भी कम होते हुए दिख सकती है, क्योंकि आपका एक एक्सपायरी ट्यूसडे और एक थर्सडे है। और मेजर जो अभी पोजीशन है अगर हम देखें तो निफ्टी मोस्ट प्रिफर्ड यहाँ पे स्क्रिप्ट होती है या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मेजर ट्रेड्स हेज के या स्ट्रेटजीज या अल्गोज डिप्लॉय की हुई है ट्रेडर्स के द्वारा। तो हमें लगता है कि अब उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ईज ऑफ ट्रेडिंग मिलेगा, क्योंकि 3 ट्रेडिंग वर्किंग डे मिलेंगे जहाँ पे वो अपनी पोजीशंस को डिसीजन ले सकते हैं। ओवरनाइट अनसर्टनिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी। तो मुझे लगता है कि जो एक कॉस्ट होती है स्ट्रेटजीज में जो हम जनरली हैज के लिए लेते हैं, क्योंकि हम अगर सैटरडे फ्राइडे को स्ट्रेटजी इनिशिएट करते या ट्रेड इनिशिएट करते तो हमें उसको हैज करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड करनी होती थी। तो वो बेनिफिट भी यहाँ पे अब हमें लगता है कि ट्यूसडे को अब ट्रेड डिप्लॉय होंगे, ट्यूसडे के कारण एक्सपायरी के कारण हमें लगता है वो बेनिफिट भी यहाँ पे ट्रेडर्स को आते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल, इम्पैक्ट एनालिसिस जो है राजेश जी बता रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। पूरी जो इम्पैक्ट एनालिसिस बीएससी एनएससी और ओवरऑल एक्सचेंजेस का क्या व्यू है वो आप बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो है इसी मुद्दे पे जुड़ रहे हैं फिरोज अजीज़। गुड मॉर्निंग फिरोज सर। शरद यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया सेबी से एंड ऑफ कोर्स एनएससी पे जो है ज़्यादा फोकस आ गया है, क्योंकि अब ट्यूसडे को जो है उनके इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है एक्सपायरी होने वाली है। इस पे बीएससी पे इनिशियली क्या रहेगा और एज एन इंडस्ट्री क्या इम्पैक्ट रहेगा, इनिशियली क्या लगता है आप बताएं। शरद जी गुड मॉर्निंग। अब देखिए इम्पैक्ट को अगर मैं 2-3 चीजों में बांटूं, लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट फॉर ट्रेडर्स एनएससी को ज्यादा रहेगा। एनएससी ने ट्यूसडे ले लिया, बट एनएससी में 5-5 साल के ऑप्शंस लिस्टेड हैं अर्जों से। तो अब जून 27 में भी ऑप्शन है, जून 29 का भी ऑप्शन है, बट शुक्र है वहां इतनी ओआई बिल्ड नहीं हुई 9 महीने तक। जैसे दिसंबर 2025 के ऑप्शन में काफी वॉल्यूम और काफी ओआई बिल्ड हो चुकी है। अब वो तो थर्सडे के थर्सडे ही रहेंगे, उनको आप ट्यूसडे ला नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि एक ट्रेडर को लॉजिस्टिकल डिफिकल्टी होती है कि भाई इतनी ओआई बिल्ड हो गई थर्सडेओं को, तो अभी आप ट्यूसडे को क्यों चेंज कर रहे हैं। बट ठीक है, सो दैट्स वन लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, बिकॉज ये थर्सडे की जो बात है, थर्सडे मूविंग टू ट्यूसडे, ये बहुत दिनों तक इसका निशान बरकरार रहेगा, क्योंकि ऑप्शन की तो ओआई बिल्ड है आपकी। 2 साल भर तक की तो काफी ओआई है, दिसंबर की तो ओआई काफी बढ़ चुकी है, वॉल्यूम भी बढ़ चुके हैं। बिड ऑफर स्प्रेड्स एट द मनी ऑप्शनों में 1 रुपये पे रह गया है दिसंबर के ऑप्शनों में, अभी 6 महीने और बाकी हैं तब। सो ऐसी स्विच बीएससी के लिए इजी है, एनएससी के लिए, एनएससी के ट्रेडर के लिए मुश्किल है। ऑफ कोर्स बीएससी ने सोच समझ के मांगा होगा ट्यूसडे, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर फॉर ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। तो एनएससी के ट्रेडरों के लिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई एक्सपायरीज एक सिंक्रोनाइज फैशन में आए, ना कि थर्सडे वाली एक्सपायरी को मैं ट्यूसडे में रोल करूं। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, टेक्निकल जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स वो होते हैं जिसपे ऑप्शन का प्राइस निर्भर करता है, उसको कहते हैं डेल्टा, गामा, वेगा, टीटा और रो। तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्विच का, ऑप्शन प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में एटलीस्ट आउटपुट बता देता हूँ। फॉरवर्ड्स जो रोल कॉस्ट है वो कम होगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आर्बिट्राज फंडों की रिटर्न है ना, जो रोल कॉस्ट के आधारित होती है, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आपको। दूसरा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज ऑफ ऑप्शंस ऑलमोस्ट थोड़ी सी डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। स्क्यू जो होता है वो ये होता है कि जैसे आप दूर जाते रहते हैं स्ट्राइक्स पे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जैसे चेंज होती है उसको कहते हैं स्क्यू बढ़ेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्जिनली घटेगी, फॉरवर्ड जो रोल कॉस्ट है वो काफी घटेगी। ये ऑप्शन ग्रीस की इम्पैक्ट मेरे हिसाब से एनएससी पे दिखती लग रही है। मार्केट शेयर की बात कर सकते हैं हम फिर फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। शरद सर।
फिरोज, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। यस, डिटेल्ड रिव्यू और काफ़ी इंसाइटफुल आपका व्यू आपने दिया, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिहाज से बदलाव कितना उपयोगी साबित होगा, और साथ ही मार्केट स्टेबिलिटी, बाजार की स्थिरता की अगर बात करें, इसकी दृष्टि से ये कदम कितना प्रभावशाली आपके हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करेगा। अगर से दोनों को थर्सडे ले आते तो बीएसई की मार्केट शेयर जो धीमे धीमे बढ़ रही थी वो धीमे धीमे घट के नियर जीरो हो जाती वापस। सो शुक्र है कि 2 एक्सपायरी आज भी बरकरार है बीएसई के बिजनेस मॉडल के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं, बीएसई के बिजनेस मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसई की जो मंडे की वॉल्यूम है और फ्राइडे की वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा थी। शायद फ्राइडे मंडे की फिर भी बीएसई की बढ़ेगी, फ्राइडे की थोड़ी घट सकती है। वॉल्यूम तब जब होती है, वीकेंड भी है, और वीकेंड में अगर आप फ्राइडे को बीएसई का आज ऑप्शन देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 दिन की टाइम वैल्यू बची हुई होती है सेंसेक्स पे। मंडे और ट्यूसडे की टाइम वैल्यू बची हुई होती है फ्राइडे की क्लोज पे। अब फ्राइडे की क्लोज पे सेंसेक्स के ऑप्शंस महंगे होंगे क्योंकि उसमें 4 दिन की टाइम वैल्यू बरकरार होगी। तो जो सेंसेक्स की हेजिंग के आधार पे वीकेंड हेज होता था वो शायद आज इतना हेज ना हो वीकेंड। सो बीएसई को थोड़ा सा नेगेटिव फ्राइडे वॉल्यूम में आना चाहिए, बट मंडे ट्यूसडे की वॉल्यूम्स शुड मेक अप फॉर द ड्रॉप इन फ्राइडे वॉल्यूम्स because the time value of a Sensex option is going to be larger because of 4 more days of time value left in it. बिल्कुल फिरोज, धन्यवाद। आपने जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस किया, और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी। तो इस पे भी हमारी पूरी नज़र रहेगी और क्या इम्पैक्ट एनालिसिस आती है उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन अभिषेक, जल्द से बता दें कि मार्केट सेटअप कैसा लग रहा है और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी बैंक के? शरद, मार्केट सेटअप की बात करें तो देखिए, ट्रंप ने जो धमकी दी है ईरान को, और ये कहा है कि पूरा का पूरा एयर स्पेस उनके कंट्रोल में है, इससे ग्लोबल बाजारों में थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। और देखते हैं कि क्या इस जंग में अमेरिका अब सीधे तौर पर कूदता है। ये तो साफ हो गया है कि जो इजराइल ने जो पहले हमला किया ईरान के ऊपर, वो अमेरिका के उकसावे पर ही किया, और ऐसे संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं उससे ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव के चलते ही इजराइल ने हमले किए थे। तो ये थोड़ी सी ना एस्केलेशन बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ ये है कि बाजार ने एक रेंज में ही है, 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ पर टिक नहीं पाता है, फिर गिर के 24,500 की तरफ अगर आता है वहाँ से बाइंग आती है। तो एक रेंज में, एक नैरो रेंज में बाजार फंसा हुआ है। और अगर एस्केलेशन अगर यहाँ से बढ़ती है, अमेरिका अगर कूदता है और क्रूड पर उसका इंपैक्ट आता है, तो बाजार पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आएगा। वैसे हमने देखा कि फिर से कच्चे तेल का भाव आके $77 के आसपास आ गया है। 4% के आसपास की तेजी कल हमने ब्रेंट क्रूड में देखी है। भाव 77 तक पहले पहुंचे, गिर के 70 तक आए, और फिर 70 से फिर से $77 के कच्चे तेल का भाव हो गया। तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज जरूर है। एक सेगमेंट जहां कल बाइंग हो रही थी, आईटी, वहां पर हो सकता है कि आगे आपको और बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी चिंता वाली स्थिति है बाजार में। तो अगर हम ट्रेडर्स के लिए सलाह की बात करें तो यह है कि अगर आपका दिल कमजोर है, अगर आप बड़े स्विंग नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट, उस वोलेटिलिटी को अगर आप नहीं झेल सकते हैं तो बाजार से आप दूर रहिए, इंडेक्स को छोड़ दीजिए। आप स्टॉक्स में देखिए, वहां पर मौके बन सकते हैं, उनका फायदा उठाइए। जो खबरों वाले शेयर्स होते हैं, जहां पर रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर आप फोकस करके चाहिए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो यह निश्चित तौर पर एक्यूमुलेशन का वक्त है। निफ्टी को अगर हम आज की बात करें तो 24,700 पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 24,900 25,000 इस रेंज में एक रेजिस्टेंस है। हमने देखा था कि बाजार उस रेंज में गया और वहां तक जाने के बाद बाजार थोड़ा फिसला। 24,700 अगर टूटता है तो निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट होगा वो हो जाएगा 24,500 का। तो जब तक युद्ध विराम के संकेत नहीं आते हैं और ये संकेत थोड़े से दूर लग रहे हैं, तब तक बाजार में अनिश्चितता वाला माहौल बना रहेगा। ओवरनाइट ट्रेड अभी भी रखने में काफी ज्यादा जोखिम होगी। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, या फिर बाजार में एक तरफा मूव आप कब देखेंगे? शायद 25,200 जब हम एक बार अचीव कर लें और उसके ऊपर अगर टिकने लगे, तब जाके शायद एक तरफा तेजी का उम्मीद करके चलिए। अदरवाइज तो अभी रेंज में है और इस रेंज के दोनों तरफ बाजार में मौके मिलते रहेंगे।
निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ा मजबूत दिख रहा है। निफ्टी बैंक वीक है, और निफ्टी बैंक वीक इसलिए है क्योंकि जो दो तीन जो बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं जिनका वेटेज भी काफी अच्छा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये चले नहीं है, ये चल भी नहीं रहे हैं। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी एक नैरो रेंज में फंस के रह गया है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 55,500 पर स्टॉप लॉस है और 56,000 रेजिस्टेंस है। कल ब्रीफली 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक गया था, लेकिन उस स्तर पर टिक पाने में नाकाम रहा और फिर से नीचे आ गया। तो सरकारी बैंक की चाल बेहतर तो है, लेकिन सरकारी बैंकों का ना वेटेज नहीं है निफ्टी बैंक में। तो आप स्टैंड अलोन आप बैंकिंग स्टॉक्स में आप अपनी रणनीति उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा रेंज बाउंड है। मौके अगर बनने हैं ट्रेड के, अगर स्विंग का भी फायदा उठाना है तो मुझे लगता है कि निफ्टी इस वक्त बेटर प्लेस दिख रहा है, लेकिन स्विंग झेल पाने वाले ट्रेडर्स ही निफ्टी में ट्रेड करें, अदरवाइज दूर रहें जब तक स्थितियां थोड़ी सी क्लियर नहीं यहां से हो जाती हैं। निफ्टी बैंक पे जो है ऑफ कोर्स पोजीशंस भी देखिए, लाइट रखें कि इंपॉर्टेंटली स्विंग ट्रेड करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ अच्छे से रिसर्च करें। लेकिन चलिए अब निमेश ठाकर के साथ जुड़ते हैं। निमेश जी गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए मार्केट का क्या सेटअप लग रहा है, उसके अलावा आपके पिक्स क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग शरद जी। देखिए मार्केट का सेटअप साइडवे है, जैसे अभिषेक जी ने क्लियर इंडिकेट किया है। मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है और ये लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 25,100 का है और नीचे सपोर्ट एरिया जो है 24,500 के आसपास का है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ से आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो फेवर बुल्स के साइड जो नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल नहीं है। डाउन साइड नीचे की तरफ जो है वो 350 पॉइंट की है और अपसाइड जो है वो 200 पॉइंट की है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक रेंज के अंदर है, तो अभी निफ्टी को अवॉइड करके चले। आप स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट अच्छा चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके आप चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल व्यू यही है कि निफ्टी को आप अभी अवॉइड कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक काम आप कर सकते हैं। दो पिक है मेरी जिसमें मैं बाय रिकमेंड दे रहा हूँ। एक नवीन फ्लोरिन है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जिस तरह से हम लोगों ने कल देखा था, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ प्राइस के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा बाउंस देखा था। मेरा मानना है कि ये मोमेंटम नवीन फ्लोरिन के अंदर कंटिन्यू रह सकता है। तो नवीन फ्लोरिन को मैं बाय रिकमेंड करता हूँ 4,950 के टारगेट प्राइस से। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रखना है वो 4,600 का रखना है। और दूसरा मेरा जो पिक है बाय रिकमेंडेशन है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में अगर देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट आया है विथ ह्यूज वॉल्यूम। मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है और 266 के टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो एबी कैपिटल बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रखना है, हालांकि ब्रेकआउट प्ले है, तो स्टॉप लॉस जो रखना है वो 250 के नीचे रखना है और 266 का टारगेट एबी कैपिटल में आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल पे नज़र रखिए। और नवीन फ्लोराइन बहुत दिन से जो है ये सेक्टर हमने ट्रैक की है। नवीन फ्लोराइन, एसआरएफ, इन दोनों स्टॉक्स पे हमारे टेक्निकल गेस्ट पिछले एक महीने से ही बता रहे थे कॉल्स। तो ऑफकोर्स हमने जो ये ट्रेंड पहले ही पकड़ लिया था और आप देखिए निमेश जी ने भी जो है अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन ऑफकोर्स निमेश जी इसके अलावा जो है बात करते हैं कि ओवरऑल जो एफएनओ सेगमेंट में जो है क्या मूवमेंट आ रहा है और क्या सेटअप लग रही है एफएनओ सेटअप के लिए। तो उसमें जो है ऑफ कोर्स हम पुलकित से बात कर सकते हैं। पुलकित गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शरद जी। तो एफएनओ में क्या सेटअप लग रहा है? कहीं पे कुछ स्टॉक्स में कुछ बन सकता है कमाई के मौके? जी ज़रूर, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी सारे कमेंट्स एंड फीडबैक्स पढ़ रहा था, तो हम लोग जो एफएनओ का डेटा डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे जो नए निवेशक हैं उनको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार कि पुट राइटिंग का मतलब क्या है या विक्स का क्या इम्पैक्ट होता है या पीसीआर किस रेंज में रहना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ में उनको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डेटा भी पढ़ देंगे ताकि उनको समझने में दिक्कत होगी। तो जो एक पीसीआर कंफर्टेबल रेंज होती है, अगर वो 0.5 से लगभग 1.3 तक है तो इस रेंज में है तो आप मान सकते हैं कि कंफर्टेबल है। इसके बाद अगर हम पीसीआर मान लेते हैं कि 0.5 के नीचे गया है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। और वहीं अगर पीसीआर 1.3 से आगे बढ़ना चालू हो 1.4, 1.5, 1.6 तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट ओवर बॉट पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो मतलब काफी ज्यादा बाइंग हो चुकी है, यहां से हल्का होने की संभावना है। वहीं अगर हम विक्स की बात करें जो कि अभी करंटली 14.4 के आसपास चल रहा है,
तो जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं वो काफी हद तक इस विक्स के जो गीक लेटर होता है जिसको हम वेगा बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर विक्स बहुत ज्यादा होता है ना तो उस टाइम पर ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो खासकर जो लोग बाइंग करते हैं उन्हें काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है उस एक ऑप्शन को खरीदने के लिए। वहीं पे अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग का मतलब होता है जनरली पुट राइटिंग मतलब पुट कितनी बेची गई है, कॉल राइटिंग मतलब कॉल कितनी बेची गई है, और पुट राइटिंग का मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे कॉल राइटिंग का मतलब यह है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ब्रीफ था थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में और जो अलग डेटाज होते हैं उनके बारे में, ताकि निवेशकों को आसानी रहे कि इनको समझा कैसे जाता है और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अब मैं फटाफट डेटा पढ़ देता हूं जो कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद जो पोजीशंस रही उस पे। तो जो निफ्टी का पीसीआर है पुट कॉल रेशो वो करीब 0.84 है, कंफर्टेबल है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो जो इंडेक्स फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में बदलाव आया है वो करीब -1.54% का आया है और जो ट्रेंड है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ गया है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो जो मोस्ट एक्टिव पुट है वो 800 और 24,900 लगभग इन दोनों पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखे गए, बहुत कम अंतर था दोनों में इसलिए मैंने दोनों ही ले लिया। और यहां पे जो ट्रेंड देखा गया वो पुट शॉर्ट कवरिंग, मतलब जितने लोगों ने पुट शॉर्ट की थी अब वो अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। वहीं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो 24,000 पे वहीं पे बना हुआ है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। वहीं मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो वो 24,900 पर है, वहां पर कॉल राइटिंग देखी गई है। कॉल राइटिंग मतलब वही उसे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये बड़ा देख के आपको मजा आने वाला है। हर 500 की रेंज पे उन्होंने काफी हद तक कॉल जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो बड़ा है। 26,000, 25,500 और 25,000 इन तीनों पे बहुत काफी कम अंतर था इसलिए मैंने तीनों लिया है। तो इन तीनों स्ट्राइक प्राइजेस पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है और ये हाईएस्ट है। वहीं हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका पीसीआर 0.68 है, कंफर्टेबल रेंज में है। और इनके इंडेक्स फ्यूचर में कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है तो वो करीब 0.94% का घटा है और जो ट्रेंड है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ गया है। और हाईएस्ट पुट और कॉल ओआई 56,000 मतलब 56,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं तो वो करीब 21% के आसपास है, जो कि कल जब हम सुबह बात कर रहे थे लगभग वो 20.21% की थी। एक फटाफट मैं इंडेक्स में भी बता देता हूं, इंडेक्स से मेरा मतलब है सेक्टर्स में। जो निफ्टी आईटी है कल आपने देखा उसमें एक तेजी थी, जो निफ्टी आईटी के फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। और वहीं पर केमिकल और पेट्रो के जो कुछ टॉप सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर एक हमने शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन देखी है। तो ये था शरद जी मेजरली एफ&ओ की पोजीशंस की किस तरह से बनी है और एक बेसिक भी हमने दर्शकों को समझा दिया कि कैसे इन डेटास को पढ़ा जाए और किस डेटा का क्या इम्पैक्ट होता है। जी बिल्कुल पुलकित, ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया। काफ़ी विस्तार से आपने ये सारी चीज़ों को सामने रखा और बताया कि पोजीशंस कहाँ पर ऐड हो रही हैं और कहाँ पर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं। पूरा का पूरा कैप्सूल आ गया है एफएनओ का, जिसके चलते पूरी की पूरी पिक्चर साफ हो जा रही है। अब एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। एक बार बाजार पर अपना एक क्विक व्यू शेयर कीजिए सर, और कोई शेयर अगर आप हमसे अगर साझा करना चाहते हो जो आपके रडार पर है तो आप वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई थिंक जिस तरह से हम बाजार का व्यू देख रहे हैं लास्ट 1 वीक से, तो आई थिंक ऑब्वियसली एक अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद हमने देखा आरबीआई पॉलिसी की पार्टी भी खत्म हो गई, ऐसा लग रहा था। जिस तरह से हमने ये वॉर का सिचुएशन हमने देखते मिला है जो, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक नर्वसनेस इन्वेस्टरों के दिल पे छाई हुई है और मेरे ख्याल से इसके कारण आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स रेंज बाउंड कारोबारी में करते हुए देखने को मिला है। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से सेटअप हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी सारे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में मेरे ख्याल से किया जा सकता है। तो एक सेक्टर तो ऑब्वियसली मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ, वो है ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स मेरे ख्याल से एनबीएफसी प्लेस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मेरे ख्याल से आगे रह सकती हैं। सेकेंडली आई थिंक डायरेक्ट बेनिफिशियरी फॉर दिस, और हमने देखा है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स लास्ट 2 साल से लगातार तेजी होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि ये
रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा, फ्यू सिलेक्ट पॉकेट्स में इधर एंड आउट रहता रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रेजेंस अक्रॉस पैन इंडिया है, वो सभी स्टॉक्स मेरे ख्याल से चल सकते हैं। तो उसके अंदर हमको लगता है कि ये रियल एस्टेट प्ले के अंदर दिग्गज ओबेरॉय रियलिटी हमको अच्छा लग रहा है, फिर उसमें लोडा काफी हद तक अच्छा लग रहा है। इसमें फाइनेंशियल्स में बात करें और एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस में तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हमें बहुत अच्छा लगता है। ये क्वार्टर के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल्स इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, पीएनबी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हम देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर तो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक हमें अच्छा लग रहा है। तो ये सिलेक्ट ऑफ बास्केट में लगता है मिक्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स किया जा सकता है इस तरह से बाजार की माहौल के अंदर। तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल पर फोकस करके चलिए यहाँ से। आईसीआईसीआई बैंक के दिग्गजों में, पीएनबी सरकारी बैंकों में, फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी में पीएनबी हाउसिंग, और रियल एस्टेट की बात करें तो लोढ़ा और ओबेरॉय रियल्टी राहुल जी को अच्छे लग रहे हैं। अब एक काम करते हैं, जरा ये समझ लेते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट जहां पर आज आपको फोकस करके चलना है और वहां पर कमाई के मौके बनेंगे। शरद बताइए आज क्या है स्टॉक्स न्यूज़। तो बिल्कुल अभिषेक, ओएनजीसी ऑयल इंडिया पे फिर से नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड में उबाल आ गया, $76 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। हाईएस्ट लेवल्स भी देखा गया है 11 फरवरी 2025 में। तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन ओएमसी और क्रूड डेरिवेटिव वाले सेक्टर्स पे भी नज़र रखिएगा, नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। हिंदुस्तान जिंक ऑफकोर्स यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी पेरेंट कंपनी जो है वेदांता 7500 करोड़ का जो है शेयर ब्लॉक के जरिए आज बेच सकती है। कुल मिला के 6.3% स्टेक होता है। फ्लो प्राइस लगभग 7% डिस्काउंट पे है। अभी जो प्रोसीड्स आएगा, इनके जो एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट आई है उस पर होने वाला है। और एक और पॉजिटिव ट्रिगर है कि अब रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे सिल्वर आ गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। पॉलीकैब की बात करें तो लगभग 6500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भारत बीएसएनएल के साथ आया है भारत नेट प्रोजेक्ट पे, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और भारत फौज ने फ्रेंच कंपनी टुर्गिस गैलाट करके नाम है, उनके साथ एक अलाइनमेंट किया है यूएवी के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कहता है डिफेंस के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट करार साइन किया गया है। एमएनएम और डिलीवरी दोनों पे ही नज़र रखिएगा। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल्स आई है उनके एक्विजिशंस पे। एक तो एमएनएम का आ गया है अप्रूवल एसएमएल इशूज़ पे, जहाँ पे कंपनी ऑफर देगी अराउंड 1554 रुपीज़ पे। और डिलीवरी का जो है ओपन ऑफर आएगा, ओपन ऑफर नहीं आएगा, माफ़ करिएगा, जो 100% स्टेक एक्विजिशन है ई कॉमर्स एक्सप्रेस का, उसका जो है अप्रूवल आ गया है। और इसके कारण जो है ऑफकोर्स डिलीवरी में भी एक मोमेंटम आ सकता है, स्टॉक में थोड़ी बाइंग आ सकती है। और ऑफकोर्स आखिर में जो है हम न्यूलैंड लैब्स के बारे में भी बात करेंगे। कंपनी फोकस में इसलिए है क्योंकि कंपनी को जो है सेबी की एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग आ गई है, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन का है तो डेजिग्नेटेड पर्सन का, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है। और बड़ी कंपनी में अगर ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आती है तो स्टॉक में जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और रिसेंटली नंबर्स की भी बात करें तो कुछ खास नहीं थे, बहुत कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे भी देखने मिले थे। तो ये अहम स्टॉक्स है अभिषेक जहाँ पे एक्शन दिखेगा। चलिए, तो बिल्कुल इन तमाम शेयरों पर और इन तमाम खबरों पर फोकस रखें। एक्सचेंजेस पर खबरें अब भी ढेर सारी आ रही हैं ऑर्डर विंस के चलते, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स के चलते इन तमाम खबरों पर। लेकिन कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक का हाल और क्रूड रिलेटेड स्पेसेस पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। और ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसे चार्ट्स हमारे एक्सपर्ट्स के लगातार रेडार पर हैं। और इस वक्त अगर जो पॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें, इजराइल ईरान टेंशन जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनकंडीशनल सरेंडर फ्रॉम ईरान की जो खबर आती हुई, जो बयान आता हुआ दिखा है, इससे ये पूरी की पूरी सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट हो रही है। कच्चे तेल की चाल में इसका असर भी देख रहे हैं, $76-77 ऑफ बैरल। राहुल, आपसे एक फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। जब भी इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती है अक्रॉस द ग्लोब, तो इसका असर दिखता ही है। लेकिन मार्केट में डोमेस्टिकली भी हम देखते हैं कई सारे रिलेटेड स्पेसेस हैं जिस पर एक इम्पैक्ट आता दिखता है। ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, एविएशन, सीमेंट, पेंट, ये सारे क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं। आपकी राय क्या है? तो मेरे हिसाब से आपने सही बताया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक ऑल द सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड।
तो ऑब्वियसली क्रूड के ऊपर नीचे से होने से मेरे ख्याल से सभी सेक्टर के प्राइसिंग में इम्पैक्ट होता है और उनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट होता है, और सभी स्टॉक्स और सॉरी सेक्टर्स की जो आप बात की एकदम मेरे ख्याल से लिंक्ड है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि क्रूड की चाल अभी चली है, सो इट कैन हो अराउंड जब तक ये वॉर सिनेरियो का कहाँ कुछ अंत नहीं आता है या कोई सीज फायर या ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेस फर्म रह सकते हैं यहाँ पे। आपने देखा कि लास्ट 2-3-4 महीने से ऑयल प्राइसेस नीचे स्तर के भी ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी ऐसा होने के कारण ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वॉर का तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बात करें साल भर पहले की, तो जहां पे भी क्रूड के प्राइसेस से तो मार्जिन से मेरे ख्याल से मोर और लेस इम्पैक्ट आ गया है, फैक्टर इन हो जाता है, और काफी सारे हद तक कई कंपनीज के अंदर नियर टर्म तो हेज रहते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट यस आप जो बता रहे हैं तो बाजार में इम्पैक्ट हो सकता है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ठीक ठाक रहेगा। और बात करें ऑयल कंपनीज के अंदर तो मेरे ख्याल से काफी अंडर वैल्यूड है दो कंपनीज, ओएनजीसी और आपके ऑयल इंडिया। तो दोनों मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, यील्ड पर्सपेक्टिव काफी मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकती है, तो ये सब में ध्यान दिया जा सकता है। चलिए, सप्लाई वरीज तो है ही जो कि एनर्जी पैक को परेशान कर रही है, और इस बीच लगातार कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस का हाल, इसमें उबाल हम देख रहे हैं, और रिलेटेड स्पेसेस पर बाजार खुलने के साथ साथ नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर, निमेश एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। रिपोर्ट्स आ रही है महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक में कल हमने एक अच्छा एक्शन, अच्छा मूव भी देखा था। एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट, और इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे एमजीएल पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और न्योमुरा की रिपोर्ट, और उसमें एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड को टॉप पिक बताया। कंपैरिजन कर तीनों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर राय और रैशनल इस रिपोर्ट में भी दिए गए। कल के सत्र में 3.25% की तेजी एमजीएल के स्टॉक में नजर आई थी। एमजीएल और आईजीएल दोनों पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जिस तरह से मानसी चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू आईजीएल स्ट्रांग दिख रहा है, हालांकि एक ब्रेकआउट के नजीक है, और मेरा मानना है कि अगर 1450 1460 के ऊपर बंद आता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो एक रेजिस्टेंस एरिया नजीक है, अच्छा वॉल्यूम के साथ पिछले 3 दिनों में हम लोग ने बाइंग देखा है। तो मेरा मानना है कि अगर दोनों में से सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली एमजीएल को मैं रिकमेंड करूंगा बाय का, और 1460 के ऊपर अगर बंद आता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो 1600 से 1650 तक बनी सकती है। तो यहाँ से अगर आप 10% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एमजीएल वुड बी ए गुड पिक। तो मैं 1450 के ऊपर बंद आता है तब एमजीएल को बाय रिकमेंड करूंगा, और 1650 के लक्षण आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल महानगर गैस में जो है बाय रेटिंग आई है, लेकिन एक बार डीएलएफ पे नज़र डालते हैं। एनसीआर में ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बहुत एक अच्छा इंडस्ट्रियल अप मूव जो है आपको देखने मिला है, और रियल्टी स्पेस की भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। डीएलएफ का एक न्यूज़ आया प्रिवाना के साथ, नॉर्थ फेस में 11,000 करोड़ के सेल्स हुए हैं। निमेश सर, डीएलएफ की अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स सकते हैं, क्या ट्रिगर रहेंगे, ज़रा बताएं। देखिए, 880 885 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 815 820 जो 21 ईएमए का सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अभी बीच में है, 30 रुपया ऊपर 30 रुपया नीचे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए डीएलएफ में। हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी रैली 640 से देख ली है, तो अभी डीएलएफ के अंदर मैं अवॉइड करने की राय देता हूँ। नीचे की तरफ अगर 820 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री पॉइंट बनेगी। तो अभी डीएलएफ को अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि रिस्क टू रेशियो फेवरेबल नहीं है। 820 के आसपास आता है तो डीएलएफ में डेफिनेटली एक गुड एंट्री पॉइंट बन सकती है। ये बिल्कुल ऑफकोर्स हमने जो है बात कर ली, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मेरे नज़र में आ रहा है, वो खासकर कि स्पेस में देखिए न्यूलैंड लैब्स को एक बार स्क्रीन पे लाइए। स्टॉक के लिए जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। सेबी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दे दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन को लेके। ये चीज़ तो कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए एक इनसाइडर ट्रेडिंग जो चीज़ होती है ये बहुत नेगेटिव होती है। चाहे जितना बड़ा हो, जितना बड़ा कंपनी होती है तो उसमें इश्यूज़ रेज होते हैं। ऑफ कोर्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव है,
कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो ज़रूर रेज होंगे। इनके नंबर्स की भी बात करें तो नंबर्स कुछ खास नहीं थे फोर्थ क्वार्टर में। निमेश, आप ही बताएं, क्योंकि अब हमने फंडामेंटली तो डिस्कस कर ली है, लेकिन टेक्निकली क्या ये एक अवॉइड कॉल लगता है न्यूलैंड लैब्स में? यहाँ पे सेलिंग भी आई है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्टॉक 2% गिरा है, अपनी राय दें इसमें। देखिए, मल्टीपल एवरेजेस के सपोर्ट एरिया बन रहे हैं न्यूलैंड नेम में 12,220 से 11,500 के आसपास। तो मेरा मानना है कि आज का दिन थोड़ा क्रूशियल रहेगा, आज का क्लोजिंग थोड़ा क्रूशियल रहेगा, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। बट ऑल ओवर मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। तो अगर नीचे की तरफ 11,500 के आसपास अगर स्टॉक आता है, वहां से अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो आप एक बार बाई करके चल सकते हैं। बट फिलहाल आज के दिन के लिए या इंट्राडे के लिए कंप्लीटली अवॉइड ही है। आज का क्लोजिंग काफी क्रूशियल रहेगा, क्या क्लोजिंग आता है, और अगर 11,500 के नीचे क्लोज आता है तो स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरा राय यही है कि अभी आप अवॉइड करके चलिए, और क्लोजिंग क्या आता है वो काफी क्रूशियल रहेगा। डायरेक्टर साहब, अवॉइड का स्टैम्प दिए स्टॉक पे, यहाँ पे जो है निमेश जी की तरफ से न्यूलैंड लैब्स पे अवॉइड की राय है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी लौटेंगे। नमस्कार, मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे भी जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार प्री ओपन बस थोड़ी ही मिनटों में होने वाला है। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ढेर सारे इस वक्त नजर आ रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बीच भारतीय बाजार की कल की तस्वीर काफी वॉलेटाइल थी। गिरावट नजर आई बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स पर। इस वक्त अगर आप देखें 24,853 के लेवल्स, 24,900 के लेवल्स के नीचे कल निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन्हें भी तोड़कर डाउनसाइड विजिबल नजर आई। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस जो हैं ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 30 अंक की कमजोरी। मिले जुले संकेत एशियाई बाजार से और यूएस मार्केट्स की बिकवाली कल जो बीती रात क्लोजिंग जब नजर आई। और ये सारी की सारी चीजें इजराइल और ईरान के टेंशंस जो लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, ट्रंप की तरफ से अब बयान जो आता हुआ दिख रहा है, इन सब चीजों की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में वॉलेटाइल सिनेरियोस पैन आउट होते हुए। लेकिन चलिए भारतीय बाजार की चाल आज कैसी रहेगी इस पर फोकस रहेगा। कच्चे तेल की चाल पर लगातार नजर रखेंगे। जब कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होगी, क्रूड और साथ ही सेफ हेवन बुलियन मार्केट सोने चांदी का हाल कैसा है ये भी आपके सामने रखेंगे, और थोड़ी ही देर में रुपए की शुरुआत पर भी नजर होगी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स निमेश ठाकर और राहुल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। निमेश, शुरुआत सबसे पहले जो पॉजिटिविटी कल मार्केट में थी वहां से करते हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ एक सेक्टर से थी, आईटी सेक्टर, और उसके अलावा इंडिया विक्स का ना बढ़ना एक रिलीफ। आईटी सेक्टर में हमने देखा अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। मिड कैप आईटी प्लेयर्स, लार्जर आईटी प्लेयर्स, और ग्लोबल फ्रंट पर भी आईटी रिलेटेड नैस्डैक जो है वहां से जो एक्शन है वो एक्शन भी एडअप होता हुआ डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स के लिए। कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर की चाल को आप? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर एक स्टेबिलिटी है, और मार्केट में अगर कहीं आप वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो टेक महिंद्रा का चार्ट स्ट्रक्चर मानसी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। टेक महिंद्रा में मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बना है, और स्टॉक के अंदर जिस तरह से एज ए सेक्टर और पीयर काफी आउट परफॉर्म किया है, तो टेक महिंद्रा यहाँ से बाई बनता है। हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है 1725 के आसपास, पर जिस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दिख रहे हैं विथ वॉल्यूम, मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगा और टेक महिंद्रा के अंदर अच्छी मोमेंटम मिलेगी। तो टेक महिंद्रा मेरी प्रीफर्ड पिक है। और अगर दूसरा आप चाहते हैं तो कंपेयर टू मिड कैप आईटी, मैं लार्जर आईटी कंपनी के साथ जाऊंगा जहां पर टीसीएस इंफोसिस के अंदर आप बेट लगा सकते हैं। इवन एचसीएल टेक पर काफी अच्छा लग रहा है। तो लार्जर आईटी पैक और टेक महिंद्रा के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। लार्जर आईटी प्लेयर्स अगर कंपैरिजन करना है तो उस पर ज़्यादा कन्विक्शन निवेश जी का बन रहा है, और टेक महिंद्रा इन पर्टिकुलर इस स्टॉक पर नजर रखें, ये स्टॉक के साथ जानना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हरीश जुजारे हैं हमारे साथ। ये उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे बाजार खुलने से ठीक पहले उनकी कॉल्स जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग हरीश, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। गुड मॉर्निंग मानसी जी।
जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखा है मार्केट्स में, कहीं पे थोड़ा बहुत निफ्टी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। देखिए ऊपर लेवल्स पे 25,000 के आसपास क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और दूसरा चीज़ है कि नीचे के अगर देखा जाए तो कल का सपोर्ट के आसपास आके फिर से प्राइजेस आज की शायद टच कर सकते हैं। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी आगे भी लग रहा है, जब तक अभी इस हफ्ते में फेड का भी न्यूज़ है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक कंसर्न है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता है जो सारी चीजें, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बना रहेगा, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना पड़ेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक में भी मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक नजर आ रहा है, तो ओवरऑल थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में होना चाहिए। और जिस तरीके से हमने कंटिन्यूस एक आईटी में मूवमेंट देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसी सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन रहेगा आगे भी। तो मेरा कॉल रहेगा इन्फोसिस पे। पिछले बार भी हमने इन्फोसिस को कवर किया था, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस एक ब्रेकआउट दे चुका है और स्टॉक क्लियरली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी इसका ट्रेंड अपसाइड ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि 1700 के लिए टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, और 1700 और 1750 का नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मेरे 1600 का, तो 1600 के नीचे मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1700 और 1750 के लिए टारगेट्स के लिए इन्फोसिस बाई करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक देखा जाए तो देखिए, एक चीज है कि हमने बहुत दिनों से बात कर रहे थे एमजीएल के बारे में। एमजीएल देखा है तो बहुत एक कंसोलिडेशन में हो रहा था, लेकिन कल के सत्र में एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया, और दूसरा चीज है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एमजीएल एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे। जिस तरीके से कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा है स्टॉक प्राइस, आगे लगता है कि मुझे जाकर ये 1500 के लेवल्स 2-3 सेशंस में छू सकता है। तो 1500 के लेवल्स के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय कॉल रेकमेंड करता हूँ, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1400 के आसपास नीचे। तो एमजीएल में मेरा दूसरा कॉल है। तो आईटी सेक्टर पर तो भरोसा कायम है ही, लेकिन महानगर गैस लिमिटेड, हरीश सही कहा आपने। इनफैक्ट एमजीएल अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र, और ये मेरे फोकस रेडार पर भी है, एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर यहाँ जो एक टेक्स आते हुए दिखे हैं, एमजीएल इन पर्टिकुलर न्यूमरक की रिपोर्ट में उनकी टॉपिक बना है स्टॉक। लेकिन चलिए, प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस वक्त हरीश प्री ओपन के लेवल्स बताएं, उससे पहले आपके महानगर गैस लिमिटेड के टारगेट्स और साथ ही आईटी पैक से जुड़े स्टॉक जो आपने सुझाया उसके टारगेट इन्फोसिस के बताइएगा। देखिए इन्फोसिस का मेरा टारगेट है 1700 का पहले का, बाद में 1750 का नेक्स्ट टारगेट, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1600 के नीचे। और एमजीएल के लिए टारगेट्स बनेंगे 1500 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1400 का। तो चलिए, ये राय एमजीएल और इन्फोसिस दोनों पर। प्री ओपन लेवल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, और सोने चांदी की चमक लगातार बढ़ती हुई। M6 पर चांदी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस वक्त 1,09,516 के लेवल्स। सिल्वर लगातार गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर रही है। और हाँ, जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, टेंशंस हैं, इजराइल ईरान वॉर सिचुएशन है, उसका असर सेफ हेवन के तौर पर, सुरक्षित निवेश के तौर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है गोल्ड सिल्वर पर, प्रेशियस मेटल्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिस पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। चांदी रिकॉर्ड स्तर पर, सोने के चाल में भी मजबूती और चमक जो है वो कायम है। 13 पैसे कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग इस वक्त होती हुई नजर आई है। 86 रुपए और 36 पैसे पर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो खुलता हुआ देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की चाल $76 के इर्द गिर्द इस वक्त नजर आएगी, और 24,820 के लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी जो है प्री ओपन लेवल्स में लेवल दिखाते हुए। 24,900 के स्तर तो हरीश इनफैक्ट कल ही हमने तोड़े थे और डाउनसाइड विजिबल हुई थी। अब कल से ज्यादा आज वोलेटिलिटी नजर आ रही है मार्केट्स में। इंडेक्स वाइज आपको क्या लगता है, फर्दर डाउनसाइड विजिबल है? मुझे लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से वोलेटिलिटी मेंटेन कर रहा है, और लेकिन जो भी है एक रेंज में चल रहा है निफ्टी। अगर नीचे की ओर देखा है तो 24,450 का उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है, और ऊपर की ओर भी देखा है तो 25,000 या 25,100 के आसपास रेंज में, तो यही रेंज में कंसोलिडेट होगा। लेकिन कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा डिप मिल सकता है अर्ली आवर्स में, तो वापस रिकवरी भी देखने मिल सकता है शायद सेकंड हाफ में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में फेज में ही रहेगा निफ्टी, मेजरली देखा जाए। एक्सपायरी डेट चेंजेस का असर बीएसई लिमिटेड पर कितना पड़ रहा है, इस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। और बीएसई लिमिटेड प्री ओपन में अगर आप देखेंगे लाल निशान के साथ शुरुआत के संकेत देता हुआ। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर फोकस रहेगा। बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे एक्सपर्ट्स की राय और विस्तार से फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया हमने जाना। बाजार खुलने के बाद भी इस पर फोकस जरूर बनाकर चलेंगे। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक पर 2551 के लेवल्स के आसपास खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक का। महिंद्रा एंड महिंद्रा
न्यूज़ फ्लो के चलते निवेश जी आज फोकस में हैं। एसएमएल इसूजू के साथ अधिग्रहण के लिए कंपनी को सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। बाजार खुलने से ठीक पहले हरे निशान के साथ शुरुआत के संकेत देता हुआ एमएनएम का स्टॉक एसएमएल इसूजू के शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाने वाली है एमएनएम, और ऑफर प्राइस जो है 1554 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट कितना दिखेगा निवेश अकॉर्डिंग टू यू महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक प्राइस पर? देखिए, मेरा मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर देखें तो एक साइडवेज स्ट्रक्चर अभी शॉर्ट टर्म में चल रहा है, बट मेरा मानना है एज ए फंडामेंटल अगर आप बात करें तो जिस तरह से एसएमएल इसूजू का एक्विजिशन होगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एसएमएल इसूजू जो है वो बस सेगमेंट में काफी अच्छा कर रही है। तो फिलहाल मेरा मानना है कि पॉजिटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 200 डेज और 100 डेज की एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है 2900 2800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर कोई भी डीप आता है महिंद्रा के अंदर तो यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 3300 से 3500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये एक्विजिशन भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप एमएनएम के अंदर रख सकते हैं। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके महिंद्रा एंड महिंद्रा में ढूंढे जा सकते हैं। न्यूज़ फ्लो है जिसका एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है बाजार खुलने के ठीक साथ। अब भारत फोर्ज के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। लगातार न्यूज़ फ्लोज, ऑर्डर विन्स और एमओयूज के चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर भी होता है। हरीश, आपसे राय रहेंगे, कल के सत्र में भी तेजी देखने को मिली थी और आज अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। फ्रांस की कंपनी के साथ करार किया है कंपनी ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलाइनमेंट के लिहाज से ये एमओयूज की खबर आती हुई, जिसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 1.5% गेंस के साथ खुल रहा है भारत फोर्ज 1320 के लेवल्स पर। आपकी राय? मानसी जी, अगर भारत फोर्ज के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम के ऊपर चल रहा है। और दूसरा चीज है कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया हुआ है पिछले हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि एक चार्ट सेटअप में जो एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और पॉजिटिव टर्न अराउंड है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है 1280 का, तो वो सपोर्ट मेजर सपोर्ट बन के रहेगा अभी फिलहाल के लिए। और मुझे लग रहा है कि इसका टर्न कंटिन्यू हो सकता है आगे भी, क्योंकि इमीडिएट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1400 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट 1440 के आसपास है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो क्लियरली एक टर्न अराउंड हो रहा है और किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 1440 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और बाइंग के लिए भी बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इसमें, तो मुझे लगा कि 1280 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिल्कुल बाइंग भी कर सकते हैं। और क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है भारत फोर्ज का। पॉजिटिव इंडिकेशन 1440 के टारगेट्स तो नजर आते ही हैं भारत फोर्ज में। और कमजोर बाजार में भी स्टॉक में लगातार मोमेंटम और न्यूज़ फ्लोज जारी है, लेकिन बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ होने के पूरे आसार इस वक्त। और प्री ओपन में अगर आप देखेंगे निफ्टी 24,800 के नीचे भी फिसलता हुआ 24,788 के इर्द गिर्द इस वक्त लेवल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और सेंसेक्स में भी कमज़ोर शुरुआत के संकेत फिलहाल तो देखने को मिले हैं, लेकिन इस कमज़ोरी में भी खबरें ढेर सारी हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं। एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद आज तक कई सारी खबरें आती हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट खबरों को हम छांटते हैं और 9 के 9 रत्न की सूची बनाते हैं। सीधा चलते हैं शरद के पास, ये 9 रत्न की सूची समझते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, बात करें तो सबसे पहले जो है ONGC ऑयल इंडिया पे, इन पे नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड जो है, यहाँ क्रूड का उबाल देखने मिल रहा है, तो आज भी अच्छी बाइंग मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। ऑफकोर्स स्पेकुलेशन भी आ रहा है कि यूएस ज्वाइन कर सकता है इजराइल ईरान के जो इश्यूज़ हैं उसको लेके। दूसरा स्टॉक ऑफकोर्स रहने वाला है BSE। यहाँ पे देखें तो NSE एक्सपायरी चेंजेस जो ट्यूसडे को आई थी, BSE एक्सपायरी चेंजेस अब थर्सडे को होने वाली है, लेकिन BSE के लिए नेगेटिव है। स्टॉक में जो है बड़ी दबाव देखने मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वेदांता ऑफलोड करेंगे लगभग 7,500 करोड़ रुपए जो है ओपन मार्केट के ज़रिए, और प्रोसीड्स
जो है आप देख सकते हैं यूज़ करने का डेट रिडक्शन के लिए। पॉलीकैब का 6,500 करोड़ का ऑर्डर बीएसएनएल में। भारत फोर्ज जो आप कहेंगे कि एमओयू साइन किया यूएवी के साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। एमएनएम सीसीआई अप्रूवल आई, एसएमएल इसूजू की एक्विजिशन को लेके डिलीवरी भी अब देखेंगे तो यहाँ पे एक्विजिशन देखने मिल रही है। न्यूलैंड लैब से भी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जो है देखने मिला है। और आखिर में डीएलएफ प्रवाना का भी जो है अपडेट आया है। नवरत्न स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की ब्लॉक डील ऑलरेडी हो चुके हैं, फ्लैशेस आपके स्क्रीन पर। याद रखें 1.5% से ज्यादा हिस्सेदारी वेदांता बेचना चाहती थी और ये ब्लॉक डील अब हो चुकी है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर आज के सत्र में एक्शन भी दिखेगा। हरीश, आपसे पूछना चाहूंगी, हिंदुस्तान जिंक कल भी 5% गिरकर बंद हुआ था। कंपनी ने 12,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए उसके बाद, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो सपोर्ट कहां पर बनेगा अब? अगर हिंदुस्तान जिंक की सेक्टर की डिस्कस करते हैं तो देखिए जिस तरीके से अगर रनअप रैली देखने मिला था पिछले हफ्ते में, वहां से रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है वापस। तो जो भी है, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते में जो रनअप दिया था वो 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस करने के बाद ही दिया था। तो करंटली उसी के आसपास ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो सपोर्ट जोन है 470 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 470 आज शायद उसके नीचे खुल रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज का क्लोजिंग देखना जरूरी है। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज का क्लोजिंग देता है वापस, तो मुझे लग रहा है कि इसका रनअप कंटिन्यू होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वापस तो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि नीचे की ओर सपोर्ट जोन देखा है तो उसके नीचे 460 के या 450 के अराउंड है। तो वहां तक डिप्स देखने मिल सकते हैं फर्दर हिंदुस्तान जिंक में। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में और फर्दर डिप्स देखने मिल सकते हैं बिल्कुल। तो 450 460 के अराउंड सपोर्ट जोन से अगर किसी के पास लॉन्ग्स है तो होल्ड रखे 460 के स्टॉक के साथ, 450 के स्टॉक के साथ। 450 के नीचे मुझे लग रहा है कि इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेट पैटर्न बन रहा था वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान जिंक पर ये एक टेक प्री ओपन में करीब 14 लाख शेयरों के सौदे होते हुए 5% डाउन ट्रेंड्स इस वक्त हम देख रहे हैं। प्री ओपन में ही स्टॉक में गिरावट के साथ खुलने की पूरी तैयारी। लेकिन बाजार की शुरुआत पर फोकस करते हैं और आज नजरें बीएसई लिमिटेड पर होनी चाहिए। करीब 5% की गिरावट के साथ बीएसई लिमिटेड का स्टॉक और एक्सचेंजेस के लिए एक बड़ी खबर। सेबी ने बीएसई और एनएसई की वीकली एक्सपायरी के दिन जो है उन्हें बदला है। बीएसई के लिए ये कंसर्न वाली खबर जो कि रिफ्लेक्ट भी होती हुई एनएसई को मंगलवार की एक्सपायरी की डे मिले हैं और साथ ही बीएसई को एक्सपायरी का दिन जो है वो गुरुवार का मिला है। एक्सचेंजेस के लिए खबर, सेबी की तरफ से ये फैसला आता हुआ और रफस 1 सितंबर से लागू जरूर होते हुए दिखेंगे, लेकिन एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन जो हैं उनमें बदलाव, एक स्वैप कह सकते हैं, ट्यूसडे टू थर्सडे। अब बीएसई थर्सडे एक्सपायरी अब एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की होती हुई दिखेगी और एनएसई की एक्सपायरी मंगलवार को, और उसका एक इम्पैक्ट बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर करीब 5% की गिरावट के साथ खुलने की तैयारी 2525 के लेवल्स पर। बाजार खुलने के ठीक साथ इस स्टॉक पर नजर रहेगी, एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानेंगे। इसके अलावा पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए। कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है 6,447 करोड़ का बीएसएनएल के साथ भारत नेट के लिए। न्यूज़ फ्लो और न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 3% की तेजी के साथ पॉलीकैब इंडिया में हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस और मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर भी खासतौर से नजर रखें, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में जो इंच अप हायर ट्रेंड देखने को मिला है उसका असर ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम रिलेटेड सेक्टर्स पर तो पड़ेगा ही। लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के चार्ट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं खासतौर से इस पर नजर रखें। $76 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की चाल इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा भारत फोर्ज पर भी फोकस होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट से अभी हमने राय ली, एमओयू साइन किया है कंपनी ने और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस रेडार पर रहेगा। वेदांता, डिलीवरी, ये तमाम स्टॉक्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी नजर होनी चाहिए। सीसीआई की तरफ से इन्हें अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे हैं एसएमएल इसूजू के साथ एक्विजिशन के लिए। तो ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार की शुरुआत कमजोर होने के संकेत मिल रहे थे और इस वक्त कमजोर शुरुआत 55,580 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी करीब 99 अंक 100 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ।
शुरुआत कमजोर निफ्टी की भी 24,800 के भी स्तर को तोड़ दिया। कल के सत्र में 24,900 के लेवल्स को तोड़कर नीचे की तरफ हमने गिरावट देखी थी टुवर्ड्स क्लोजिंग, और आज अब 24,800 के लेवल्स को भी डाउनसाइड फर्दर विजिबल होती हुई 24,783 के आसपास इस वक्त ट्रेड देख रहे हैं आप निफ्टी में। 81,360 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में इस वक्त नजर आएगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और साथ ही फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। कल के सत्र में इंडिया विक्स में जो स्पाइक्स नहीं दिख रहे थे, गिरावट थी, वो एकमात्र रिलीफ था, और आज भी 14 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ। वॉलेटाइल है फियर इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स के लेवल्स भी, लेकिन फिलहाल 14 की कंफर्ट लेवल्स हैं जो कि एकमात्र रिलीफ। मेजर इंडिकेटर्स और साथ ही कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, विप्रो, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां से कुछ हद तक गेन्स जो हैं वो विजिबल नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड बैंक्स फाइनेंशियल्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, ये तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। बीएसई लिमिटेड के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उस पर लगातार नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस के लिए जो ताज़ा बदलाव हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ बीएसई के चार्ट्स पर जरूर देखने को मिलेगा। 1.5% की गिरावट के साथ 2621 के लेवल्स पर लाल निशान पर गिरावट हावी होती हुई बीएसई लिमिटेड पर डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। 1077 डिक्लाइंस के सामने महज 886 एडवांसेस इस वक्त। वेदांता में करीब 1.5% की तेजी है। रियल एस्टेट के चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। डीएलएफ के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं मूव्स जो है पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिले हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों में बिकवाली के साथ ट्रेड्स खुलते हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स इस वक्त क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे छोटे मझौले शहरों में भी कंजम्पशन, पैक कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स है जहां से हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम है। फार्मा से कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जैसे औरोबिंदो फार्मा जो कि इस वक्त मार्केट में मूव्स दिखा रहे हैं, और ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जिसका जिक्र हमने किया भी था बाजार खुलने से ठीक पहले, हरे निशान के साथ वहां पर ट्रेड्स इस वक्त देखने को मिले हैं। सो ऑल इन ऑल कमजोर उम्मीद थी बाजार के खुलने की, और इसी कमजोरी के साथ 55,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी की चाल, 24,800 के इर्द गिर्द 24,900 को तोड़कर 24,800 को भी तोड़ता हुआ निफ्टी, और इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स दिखाते हुए ब्रॉडर मार्केट्स में भी लाल निशान के साथ कामकाज। सेक्टर स्पेसिफिक एनएसई इंडेक्स ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर से हम देख रहे हैं लगातार तीसरा दिन जबकि आईटी सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहा है। हीट मैप आपके स्क्रीन पर है। चुनिंदा प्लेयर्स मजबूती की चाल दिखाते हुए लार्जर प्लेयर्स में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया पर ही नजर होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली भी झेल रहे हैं। लगभग सारे के सारे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, छोटे मझौले और साथ ही लार्जर प्लेयर्स में गिरावट इस वक्त हाथ लगी है। रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन है। सो कल हम सिर्फ आईटी सेक्टर से मजबूती देख रहे थे, लेकिन आज रियल एस्टेट और मेटल प्लेयर्स भी हैं जो कि आईटी सेक्टर को सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को संभालने के लिए। लेकिन इसके इतर एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी बास्केट, फार्मा, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। काफ़ी उठापटक है मार्केट में, काफ़ी उतार चढ़ाव है, और लगातार बड़ी न्यूज़ फ्लोज जो है वो आ ही रही हैं जिसका असर भी मार्केट को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत में हमारे एक्सपर्ट्स की राय क्या है, उनका क्या कहना है और उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं वो भी अब जान लेते हैं। करीब 22 अंकों की गिरावट निफ्टी पर दिखी है। बैंक निफ्टी में 40 अंकों की गिरावट। लेकिन ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ मेहमान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। निमेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ओपनिंग ट्रेड्स आपके आज कौन से होंगे? देखिए, ओपनिंग ट्रेड्स में मैं हिंदुस्तान जिंक के साथ पहला जाऊंगा। जिस तरह से हम लोग गिरावट देख रहे हैं, स्टॉक 200 डेज की एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर के अंदर एक अच्छी रैली दिख रही है, कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से प्रमोटर ने सेल स्टेक किया है उसका एक टेम्पररी नेगेटिव इंपैक्ट है, पर स्टॉक अच्छे सपोर्ट पे है। ये लेवल एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो 445 यानी 445 के स्टॉप लॉस से हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है, और मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक के अंदर 500 रुपए तक के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे।
तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा मैं जाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। रिलायंस के अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में रिलायंस यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो रिलायंस के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 1400 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1500 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो 1400 के स्टॉप लॉस से रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये नजरिया हिंदुस्तान जिंक। याद रखिए 6% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। कल भी स्टॉक 5% टूटकर बंद हुआ था। 12,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था और आज वेदांता की ब्लॉक डील हुई है। वेदांता जो प्रमोटर ग्रुप है हिंदुस्तान जिंक का, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है 1.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक में आज गिरावट दूसरे दिन लगातार दिखी है। हरीश, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? देखिए, मेरा पहला ट्रेड रहेगा एक कॉलपाल में। अगर कॉलपाल की स्टार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है। बहुत दिनों से नीचे की ओर स्टॉक प्राइस फिसल रहा था और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे कॉलपाल बाय करने की राय है और ऊपर के मुझे लग रहा है कि 2550 का टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2330 का। और कॉलपाल में फिर पहला टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव में रहना बेटर है। स्टॉक में मार्केट्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी है और मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा प्रीफर करना चाहिए आज के समय। ठीक है, तो ये नजरिया कोलगेट पर खरीदारी की राय और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे दोनों मेहमानों ने दिए। इस बीच बाजार में गिरावट थी लेकिन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। इनफैक्ट निफ्टी फ्लैट ही कारोबार करता हुआ 24,850 के आसपास। कुछ सेकंड्स के लिए हम ग्रीन में गए थे लेकिन फिर एक बार हल्की सी गिरावट, हालांकि 24,850 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर में आज अच्छा एक्शन दिखा है। DLF 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर रियल एस्टेट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, इन सभी स्टॉक्स में आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। निमेश, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट सेक्टर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया इस सेक्टर से बनेगा? देखिए, रियल एस्टेट स्पेस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं और काफी पॉजिटिव जो है वो रैली आ चुकी है काफी स्टॉक के अंदर। बट अब जिस तरह से माइक्रोटेक डेवलपर ऊपर के लेवल से 1530 के से हम लोगों ने करेक्शन देखा है, 21 EMA का एक सपोर्ट लिया है, स्टॉक में यहाँ से बाइंग दिख रही है। तो मेरा मानना है कि रिस्क और रेशियो लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर जो है वो काफी स्ट्रांग है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 1430 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और यहाँ से अगर मोमेंटम फ्रेश बनता है तो फिर से आपको 1550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। DLF के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, बट जैसे हम लोगों ने प्री मार्केट सेशन में डिस्कशन किया था, बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है DLF के अंदर और नीचे की तरफ अगर 820 के आसपास आता है तो DLF के अंदर आप बाय रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, DLF पे बाय रिकमेंडेशन। और इनके नॉर्थ प्रोजेक्ट प्रिवाना NCR में उन्होंने अनाउंस भी किया कि 1100 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ है। तो ऑफ कोर्स NCR में जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और DLF के प्रिवाना प्रोजेक्ट्स में खास इंटरेस्ट बनी हुई है। लेकिन रियलिटी स्पेस के अलावा IT स्पेस की बात करेंगे हम। IT स्पेस जो है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिया है पिछले 5 से 6 सेशन में। ऑफ कोर्स पिछले 11 सेशन में देखें तो 10 सेशन उसमें से जो है पॉजिटिव रहा है। आप डायरेक्टर साहब ऑफकोर्स देखेंगे कि एक महीने के चार्ट लाइए तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 4% का इजाफा जो है आपको IT इंडेक्स में भी देखने मिला है। IT पैक में आज दिन के ट्रेड में भी अगर हम नज़र डालें तो परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप स्पेस में जो एक अच्छी बाइंग आ रही है और ऑफकोर्स मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है लेकिन एक पॉजिटिव बायस से जो ट्रेड करी है। हरीश जी, सबसे पहले आपसे मैं बात करूँगा कि IT स्पेस में आपके कौन सी पिक लग रही है? क्या ये परसिस्टेंस होगी या कोफोर्ज या बिरला सॉफ्ट? शरद जी, जो निफ्टी IT का चार्ट स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं तो पहले देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है निफ्टी IT इंडेक्स में। अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस, अगर निफ्टी IT में रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 40,350, तो अभी तक मुझे लग रहा है कि 1000 पॉइंट्स का मूव रैली देखने मिल सकता है IT इंडेक्स में। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे भी। जैसे हमने पहला आज सुबह का कवरेज था हमारा इन्फोसिस, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट दे चुका है। मुझे लग रहा है कि इसमें रैली कंटिन्यू हो सकती है आगे भी अगर लार्ज कैप में देखा है। अगर जैसे मिड कैप में परसिस्टेंस टारगेट है, इसको हमने पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले दो हफ्ते सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंस भी एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और तेजी कंटिन्यूएशन है इसमें। और मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंस में भी आगे जाके
6,300 के लेवल्स के पास रेजिस्टेंस है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल दोनों में तेजी का सेटअप है और मुझे लग रहा है कि बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए अभी भी ऊपर के टारगेट्स के लिए। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में कर सकते हैं, जैसे हमने कॉल दिया था मॉर्निंग टाइम पे। तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे एंट्री करने के लिए। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस से भी जो आज नाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्रैग निफ्टी में जो भी हो रहा है, जो नीचे पुल करने की कोशिश करे वो करे कोटक और एचडीएफसी बैंक। कंबाइंड बेसिस में आप देखें तो लगभग 12 से 13 पॉइंट्स नीचे निफ्टी को खींच रहे हैं और निफ्टी बैंक भी देखें तो अभी भी लाल निशान में है। बैंकिंग स्पेस से लगता है कि कुछ फ्रेश शॉट्स आ सकते हैं और ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के भी देखिए आप फ्रेश शॉट्स के भी आने लगे हैं। ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स के एचडीएफसी बैंक का भी दिखाइए और कोटक बैंक का भी दिखाइए, दोनों का सबसे ज़्यादा जो है करंटली फ्रेश शॉट्स देखने मिल रहा है। तो निमेश सर, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पे देख रहे फ्रेश शॉट्स की जो है पोजीशन ज़्यादा आ रही है, तो लगता है कि बैंकिंग में और थोड़ी सेलिंग आ सकती है। सर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का आज का फर्स्ट 15 मिनट्स का अगर चार्ट देखें तो 1918 का एक लो बना के स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है, एक रिकवरी हो रही है। और जिस तरह से आज का सेटअप है, मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छे सपोर्ट पे है डेली चार्ट से अगर बात करें तो। यहाँ से डाउनसाइड मुझे नहीं लग रही है, एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है और एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आएगी ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 1950-2000 तक के लेवल आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक में दिखेंगे। तो यहाँ से बाई नहीं बन रहा है, सपोर्ट के आसपास है, तो मैं कॉन्ट्रा कॉल लेके सेल नहीं बन रहा है, सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से मैं कॉन्ट्रा कॉल लेके बाई रिकमेंड करता हूँ एचडीएफसी बैंक के अंदर। ओके तो चलिए एचडीएफसी बैंक पर ये राय इस वक्त 1924 के लेवल्स। बैंक्स फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, लेकिन इस बीच इंडसइंड बैंक के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। करीब 3.25% के गेंस के साथ इंडसइंड बैंक में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी थी जहां पर उन्होंने अपग्रेड और टारगेट प्राइसेस रेज किए इंडसइंड बैंक के लिए। 834 के लेवल्स पर 3.25% की तेजी इस वक्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन 1050 तक के टारगेट्स भी नोमुरा के इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। तो कन्विक्शन तो है इंडसइंड बैंक के लिए। हरीश, आपकी कोई राय? इंडसइंड बैंक 834 के लेवल्स पर आज हम देख रहे हैं लगभग सारे बैंक्स फाइनेंशियल्स में काफी उतार चढ़ाव, लेकिन ये स्टॉक जो है ये अप मूव्स दिखाते हुए। बिल्कुल मानसी जी, जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है देखा है तो, क्योंकि इंडसइंड बैंक के रेजिस्टेंस जोन है 860 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 860 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है। जिस तरीके से आपने टारगेट्स बनाया कि 200 मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आ रहे हैं, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस करने के बाद ही वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो लेकिन 860 का एक इमीडिएट हर्डल है, बहुत मल्टीपल टाइम्स वो क्रॉस करने के लिए कोशिश किया है, स्टॉक अभी तक क्लियरली ब्रेकआउट नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि बायॉन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो भी है स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके से इसमें न्यूज आते हैं कभी वॉलेटिलिटी बन सकती है, तो उसके चलते मैं स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहता हूँ। इसमें 790 के नीचे स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 860 का लेवल जो ऊपर का है, जो रेजिस्टेंस निकल जाता है, तो मुझे लग रहा है फर्दर रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है स्टॉक प्राइस में। अगर बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए 790 के स्टिक स्टॉप के साथ, लेकिन फ्रेश बाइंग में अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। टैक्ट रखी जाएं और स्ट्रैटेजिकली इस स्टॉक पर वर्कआउट करना होगा, लेकिन फिलहाल नई पोजीशंस के लिए थोड़ा सा रुकें ज़रूर। स्टॉक में मजबूती है, मजबूती इस वक्त मार्केट में भी रिकवरी के साइंस 232 अंकों की रिकवरी आप देखेंगे। बैंक निफ्टी में 55,743 के लेवल्स, 55,500 आज के निचले स्तर थे 55,511, वहां से अब हम देख रहे हैं 55,743 के लेवल्स। बैंक निफ्टी में एब्सोल्यूट रिकवरी इस वक्त देखने को मिलेगी, मजबूती हर निशान में बदलता हुआ। और निफ्टी के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए, निचले स्तरों से वो भी रिकवर करने की पूरी कोशिश में इस वक्त। और इस रिकवरी में मेजर कंट्रीब्यूशंस को चुनिंदा स्टॉक्स की तरफ से और साथ ही आईटी, रियल एस्टेट जैसे पॉकेट्स की तरफ से आता हुआ। ऑटो क्षेत्र की चाल भी देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में एक्शन, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक्शन। बाजार जब खुले थे रियल एस्टेट और आईटी सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, लेकिन अब स्टांस बदलता हुआ और सिर्फ मेटल को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर में हरे निशान के साथ, यानी कि तेजी वापस बढ़ती हुई लौटती हुई नजर आई है। कंजम्पशन अब भी बैक सीट पर खड़ा है, लेकिन रियल एस्टेट, ऑटो, आईटी, फार्मा, एनर्जी, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं
बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल मूव्स जो हैं टुवर्ड्स अपवर्ड आज देखने को इस वक्त मिल रहे हैं। तो रिकवरी है और इस रिकवरी पर फोकस जरूर करना चाहिए। निचले स्तरों से बाजार संभलने की कोशिश करते हैं। मिड कैप प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन। ट्रेंड के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। ट्रेंड में आज मजबूती, और ये मजबूती आज की नहीं है, पिछले कुछ सेशन से तेजी का लेवल देखता हुआ ट्रेंड आज के सत्र में मजबूती के साइंस दिखाने के बाद गेंस हल्के होते हुए इस वक्त, लेकिन ट्रेंड पर भी एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इसी ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर है जो कि नजर आ रहा है। ½ % के गेंस अब भी हैं। हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 7,600 तक के लेवल्स भी ब्रोकरेजेस का मानना है ट्रेंड में नजर आ सकते हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है जहां पर टारगेट प्राइस रिवाइज भी किए गए हैं, पॉजिटिव है ट्रेंड पर। मानसी जी, जिस तरीके से कंसोलिडेशन में रुका हुआ है ट्रेंड, तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन प्रेस और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में बिल्कुल वहां पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार 5750 के आसपास हो जाता है, वहां से फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है नीचे लेवल से, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए उतना तो क्लियरली नहीं इंडिकेट कर रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम्स में भी थोड़ा स्लाइटली डिक्लाइन हो रहा है डे ऑन डे बेसिस, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है, ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज और कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है 5750 का, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है 6100 तक। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज में ही है अभी भी ट्रेंड। कंसोलिडेशन फेज में ट्रेंड और ये नजरिया इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। लेकिन इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ईटीन हाउस स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? सुप्रभात आशीषा जी, और शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओपनिंग कॉल्स है, सबसे पहला मेरा डीमार्ट पे जा रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव मूव देखने को मिले थे अभी पिछले कुछ दिनों पहले, बट उसके बाद यहाँ पर एक 200 डीएमए के लेवल पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि डीमार्ट में आज के सत्र में तेजी बनती हुई हम देख पाएंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही है। 3 to 4 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। और अभी इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइज हैं उनके ऊपर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली इसने अभी अपने 50 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से विद द सपोर्ट ऑफ 4080 का अगर हम स्टॉप लॉस लें तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। उस दौरान जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 4360 का ऑन दी अपसाइड। दूसरा जो है स्टॉक, मुझे ऑटो स्पेस पे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में से जो मेरा सेकंड पिक है वो टीवीएस मोटर है। यहाँ पर 20 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, जो जो कि एज बीइंग अ स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं। तो 2750 का स्टॉप लॉस लेकर हम टीवीएस मोटर में ट्रेड करें, और हमारे जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2940 के। आइडियाज, टीवीएस मोटर और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, चुनिंदा बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक की बात करें तो करीब 4% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल, और इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक ½ % ऊपर। फेडरल बैंक में भी तेजी दिखी है। चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हरे निशान में कारोबार करते हुए। बैंकिंग सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपका व्यू पॉजिटिव होगा और खरीदारी के मौके बनेंगे? देखिए, एयू बैंक काफी समय से बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी एक अगर हम बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ अगर यहाँ पर प्ले आउट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि 760 765 के लेवल्स पर अगर एक डिप मिलता है एयू बैंक्स में तो वहां पर हमें तेजी करनी चाहिए, और फिर हमें जो अपसाइड के जो मूव मिल सकते हैं वो 820 के मिल सकते हैं। उस दौरान हम 750 का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो जिस स्टॉक में मुझे तेजी निकल नजर आ रही है वो इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है कि अगर ये जिसके जो प्रीवियस स्विंग हाई है 860 के लेवल के, उसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर वहां से ये स्टॉक अपनी अपसाइड की जर्नी को रिज्यूम कर सकता है। उस दौरान हमें 915 के टारगेट हम देख पाएंगे इंडसइंड बैंक में, और डाउन साइड
जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 825। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडसइंड बैंक पर 4.5% की आज के सत्र में तेजी दिखी है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम आपके लिए चार्ट देके आए तो आज के सत्र में ही सडन स्पाइक दिखा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक फ्लैट ही था, लेकिन इसके अलावा लूजिंग साइड पर बात करें तो चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में कमजोरी है। हिंदुस्तान जिंक ब्लॉक डील के चलते 6% नीचे, लेकिन इसके अलावा JSW स्टील भी ½ % नीचे, जिंदल स्टेनलेस में 1.25% की गिरावट है और सेल इस स्टील कंपनी में भी आज के सत्र में गिरावट दिखी है। हरीश, आपसे पूछना चाहूंगी कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा मेटल सेक्टर से, और इन पर्टिकुलर अगर आप सेल पर अपनी राय दे पाए तो? आशीष, अगर देखा जाए तो सेल का पहले स्टार स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए एक रनअप देखने मिला था रिसेंटली, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है सेल के चार्ट स्ट्रक्चर्स पे। तो फिलहाल क्या सपोर्ट जोन्स की आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, तो 125 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है फर्दर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 120 के अराउंड है सपोर्ट। तो मुझे लग रहा है कि सेल में थोड़ा और बिग वाली देखने मिल सकता है 125 के नीचे। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है सेल में। अगर मुझे लग रहा है कि बाइंग का कोई स्टॉक है तो मुझे लग रहा है कि एक है वेदांता। अगर वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर पे देखा है तो एक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि वेदांता एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स में बाय करने के लिए, या नीचे डिप्स में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है 450 के अराउंड। तो 450 के ऊपर जब तक टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम अपसाइड का ही रहेगा। ऊपर मुझे लग रहा है कि 480 से लेके 492 का लेवल्स नेक्स्ट अपसाइड का देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि वेदांता एक अच्छा बेट रहेगा अगर मेटल्स में किसी को ऐड करना है तो, मेरे हिसाब से। ओके, वेदांता, इनफैक्ट वेदांता आज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड मीट भी है और उससे ठीक पहले स्टॉक में हम देख रहे हैं 460 के लेवल्स। और इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव क्रिएटिविटी है ये। जी हाँ, बार ग्राफ, बार चार्ट, कैंडल्स, वॉल्यूम चार्ट्स के जरिए हम आपको स्टॉक के मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए लगभग स्टॉक मूवमेंट एक ही तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक उस तरह से हर चैनल पर आप देखते हैं। लेकिन जब आप कैंडल स्टिक्स देखते हैं उससे ज़्यादा आपको एक अंदाज़ा लगता है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी बन पाई है। वॉल्यूम चार्ट जब देखते हैं इस तरह से, बार ग्राफ पैटर्न में जब देखते हैं तो सो ये क्रिएटिविटी ईटी नाउ स्वदेश की, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की क्रिएटिविटी लगातार हमारी तरफ से जो आ रही है वो पसंद आ रही होगी। 460 के लेवल्स पर इस वक्त वेदांता में ट्रेड्स हम देख रहे हैं। नवीन फ्लोरिन स्टॉक में मजबूती दिखी और मजबूती के बाद गेन्स फ्रिजल आउट भी हुए हैं आज के सत्र में, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की चाल को अगर आप देखेंगे करीब 7% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 4737 के लेवल्स पर नवीन फ्लोरिन में हम देख रहे हैं इस वक्त भी हरे निशान के साथ कामकाज कायम जरूर है। और नवीन फ्लोरिन की भी अगर बात करें, न्यूज़ फ्लोज तो है ही, लेकिन पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है जिसका लगातार कंपनी को, स्टॉक प्राइस को एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। जेफरीज ने भी टारगेट रिटरेट किए हैं, बुलिश कॉल दी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एवेंडस की तरफ से, कुछ और तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से नवीन फ्लोरिन पर बाय कॉल्स, इनिशिएटिंग कॉल्स भी निकल कर आई है। निमेश ठाकर की कॉल आज सुबह थी 4950 के लेवल्स नवीन फ्लोरिन पर, वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। स्टॉक में मूवमेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इस पूरे पॉकेट पर हरीश आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे। इन दिनों काफ़ी फ्लेवर में नवीन फ्लोरिन का स्टॉक भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 सेशंस में ही ऑलमोस्ट 7% के गेंस दिखा चुका है। बिल्कुल मानसी जी, अगर हमने पिछले हफ्ते में देखा है तो इसमें कॉल भी जनरेट किया था नवीन फ्लोरिन में ऑलमोस्ट 4400 लेवल्स के आसपास। तो पहला टारगेट था हमारा 4750 का, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई का है 4950 बिल्कुल देखने मिल सकता है। जिस तरीके से एक हाई टॉप हायर बॉटम इसमें इंटैक्ट है, कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं नजर आया। अगर डिप्स में देखा है, हर डिप्स में बाइंग का वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है, तो उसके चलते लग रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में जो है रेसिस्टेंस है, जो ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 4950 लेवल से बिल्कुल टेस्ट करने मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकला है तो मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट मिल सकता है, और लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा टारगेट निकल के आ सकता है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल चार्ट सिर्फ तेजी का ही है, रुझान है मुझे, और मुझे लग रहा है कि बाइंग है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए फर्दर ऊपर की। और 4950 का इमीडिएट बेसिस में टारगेट बनेंगे नवीन फ्लोरिन में।
अगर बाइंग लेवल्स हैं उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें। एंड एज वी टॉक, बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की तेजी इस वक्त नजर आएगी। 81,812 के लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में। निफ्टी 24,934 के लेवल्स पर खुले जहां थे वहां से काफी बढ़िया रिकवरी और अब तो शानदार खरीदारी भी देखने को मिली। उम्मीद यही करके चलते कि इस तरह की खरीदारी का ट्रेंड जारी रहे टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑल्सो। 55,890 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में इस वक्त करीब 175 अंकों की मजबूती है। निचले स्तरों से अगर देखेंगे 55,583 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी ने दिखाए थे, वहां से फर्दर अपसाइड इस वक्त देखने को मिली है। बैंकिंग प्लेयर्स लाइक इंडसइंड बैंक जहां से मजबूती है, सपोर्ट जो है वो डेवलप होता हुआ, और आयशर मोटर्स, ट्रेंट जैसे काउंटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि लार्जर प्लेयर्स हैं जो बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 24,950 के नजदीक पहुंचता हुआ निफ्टी अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त। शुरुआत कमजोर करने के बाद थोड़ी ही देर में बाजार ने अपने आप को संभालने का काम किया है। लेकिन चलिए, ये मार्केट के लेवल्स जो हैं वो कितना कन्विक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ से फर्दर किस तरह के लेवल्स नजर आएंगे, क्या वॉलेटिलिटी ही रहेगी मार्केट में या ये तेजी जो है जारी रहेगी, इस पर एक और एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। हमारे स्टूडियोज में कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और शुरुआत जब हुई तो लग नहीं रहा था कि मार्केट इतनी जल्दी खुद को संभाल लेगा। इस वक्त आप देखिए लगभग सारे सेक्टर्स में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स और इंडेक्स वाइज भी इस वक्त एट डे हाई मार्केट ट्रेड करता हुआ। काफ़ी अच्छा ओपनिंग है मार्केट के लिए और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट की सेंटिमेंट है वो अभी भी ज़्यादा बुलिश है और हम एक ये मैच्योर फेज ऑफ मार्केट एक्शन है। बिकॉज अगर इतनी हेवी न्यूज़ फ्लो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे हो रही है, एसेट क्लासेस क्रूड जैसे कि इतना वॉलेटाइल मूव कर रहा है, बट हमारे मार्केट्स की बात करें तो आई थिंक ये बहुत ही मेजर्ड प्राइस एक्शन है। हम लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स में, ये टेक्निकली मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इंडेक्स के लिए। तो 24,700 मेरे अनुमान से बहुत ही मेजर सपोर्ट है और इस सपोर्ट को जब तक हम होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा बायस इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए बुलिश रहेगा। खास बात जो अभी हम लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स में देख रहे हैं इंडेक्स ओपनिंग के बाद कि काफ़ी सारे लार्ज कैप्स में अच्छा मूवमेंट वापस आया है, इंडिविजुअल सेक्टर्स में मूवमेंट अच्छा है। रिलायंस में फुर्ती हम देख रहे हैं, मेटल स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज नेम्स में हम अच्छा मूव देख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक अच्छा इंडिकेशन देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट का। तो ये सारे मेजर्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो अप ट्रेंड है इंट्राडे वाइज एज वेल एज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहूँगा। 24,950 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से अगर हम 2 दिन का भी अगर टाइम फ्रेम रखें तो 25,050 25,150 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर। ओके, सो इंडेक्स पर ये रणनीति, लेकिन स्टॉक वाइज सेक्टर स्पेसिफिक तो आइडियाज आपने दिए कुणाल। स्टॉक्स कौन से हैं आपके फोकस रेडार पर? तो सबसे पहला रहेगा L&T फाइनेंस पे। मेरा ऐसा मानना है कि 190 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक। 188 189 के आसपास से एक मेजर सपोर्ट वापस से स्टॉक ने दिखाया है। मैं इंडिकेट करूंगा बाय यहाँ पे 197 का टारगेट रख सकते हैं, 186 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड रहेगा बाय सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। लास्ट 5-6 डेज में अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है इस स्टॉक के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे बाय। टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 4,900 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 4650 का। ठीक है, सो ये 2 कॉल्स इस वक्त कुणाल बोथरा की तरफ से। यहाँ मजबूती भी है और यहाँ से तेज़ी के आसार भी नज़र आ रहे हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। AB कैपिटल के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। 257 के लेवल्स पर करीब 1.25% की तेज़ी के साथ। कुणाल, ये स्टॉक आपके फोकस रेडार पर भी है और लगातार दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव्स जो हैं फर्दर अपसाइड के ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, कछुए की चाल हम कहेंगे। इसमें स्लो स्टेडी मूवमेंट चल रहा है स्टॉक में, बट आई थिंक जो डायरेक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 4th कंसेक्यूटिव मंथ है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ स्टॉक में। लास्ट 4 मंथ्स में हम कंसेक्यूटिव प्राइस अपट्रेंड देखा है। 160 के लेवल्स का बेस जो बनाया था स्टॉक ने मार्च के आसपास, मार्च के आसपास, वहाँ का एक बेस बना के स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। इनफैक्ट अपने लाइफ हाई लेवल से आई थिंक जस्ट अबाउट फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स दूर है ये स्टॉक प्राइस। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही रेयर चार्ट्स होते हैं जो इतनी तीव्रता से इतनी वी शेप रिकवरी दिखाते हैं, बट जैसे ही ये स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास आ जाते हैं वहाँ से हम देखते हैं कि मोमेंटम और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है स्टॉक्स में।
ठीक है, तो ये नजरिया आदित्य बिरला कैपिटल पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी चाल दिखी है और कुणाल का ये फेवरेट स्टॉक भी है। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है। मारुति 2% से ज्यादा चढ़कर ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा आयशर मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स जैसे ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। मारुति सुजुकी का चार्ट आपके स्क्रीन पर, लेकिन इसके अलावा आयशर मोटर्स, M&M यहां पर भी अच्छी खासी तेजी दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, आपका क्या व्यू बनेगा ऑटो सेक्टर पर, और इन स्टॉक्स में से क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बनेगा? आपको लगता है खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर अब बनेंगे? देखिए, निफ्टी ऑटो सेगमेंट में जैसे ही एंट्री हुई थी वैसे ही मैंने बात किया था कि निफ्टी ऑटो आज के सत्र में एक आउट परफॉर्मेंस शो कर सकता है। अगर हम पिछले दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव हमें दिखाई दिया था, बट आज यहाँ पर अगर ये अपने लोअर लेवल को रिटेन करता है तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर में मैं ऑलरेडी बाय कॉल दे चुका हूं। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर आयशर मोटर में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंजेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली अभी आज ही इसने अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 5444 के आसपास आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। जिसको भी बाय करना है यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रख सकता है 5300 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 5750 के। सो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम इसमें आयशर मोटर में देख पाएंगे। वहीं पर अगर दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो एक बजाज ऑटो भी लोअर लेवल से अपसाइड की मूव को देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से इस स्टॉक ने अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 20, 50 और 100 डीएमए के आसपास आ रहे हैं उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड का ब्रेकआउट यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। जैसे ही अपने 20 डीएमए के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर होते हुए दिखाई देगा, जो कि लेवल है 8640 की क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से ये 9010 तक के लेवल तक के लिए बढ़त बना सकता है। लोअर साइड के जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 8450 के। ओके, सो ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में आयशर मोटर्स लक्ष्मीकांत जी के रेडार पर 5750 के लेवल्स हैं। 5300 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। 5450 के आसपास ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। थोड़ी देर पहले नवीन फ्लोरिन की हमने बात की थी। एसआरएफ के चार्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। शार्प अपसर्ज एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, करीब 1.5% की तेज़ी है। 3137 के लेवल्स पर एसआरएफ में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है और एनालिस्ट लगातार एसआरएफ को लेकर अपने टारगेट्स जो हैं उन्हें अपडेट भी कर रहे हैं। स्टॉक में भी इसी तरह का प्रदर्शन लगातार बनता हुआ। हरीश एकटेक एसआरएफ पर आपसे जानना चाहेंगे। मानसी जी, अगर देखा है तो केमिकल स्टॉक्स में कुछ इंडिया स्टॉक्स है जिसमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने मिल रहा है, जैसे नवीन फ्लोरिन एसआरएफ हो गया। मुझे लग रहा है कि इस एसआरएफ में भी क्लियरली आज के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जो सपोर्ट जोन्स था 3080 के अराउंड, तो वो क्लियरली वहां पे होल्ड किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से। वहां से आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा है तो पहले कि वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे क्लियरली एक लंबा समय से कंसोलिडेशन का बाहर निकला हुआ है एसआरएफ, तो वो क्लियरली अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आज के दिन में एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 33,350 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में एसआरएफ में। और सपोर्ट जोन की बात करते हैं 3050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस 3050 के स्टॉप मेंटेन करके ऊपर के और टारगेट्स 3350 के लिए बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं एसआरएफ में। जिस तरीके से मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है कुछ दिनों से और वॉल्यूम्स की ग्रोथ भी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें क्लियरली ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एसआरएफ में। तो मैं एसआरएफ में बाइंग का रिकमेंडेशन दे दूंगा और 3050 का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। ऊपर 3350 का टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म में। वेयर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक लंबा चार्ट में ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है कि पोजिशनल भी होल्ड करना चाहिए स्टॉक को ओवरऑल हिसाब से किसी के पोर्टफोलियो में है तो।
ओके, पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं, पोजीशन से बिल्कुल इंटैक्ट रखे, 1.5% की तेज़ी और ये तेज़ी लगातार बढ़ती रहेगी, ये मानना है। एसआरएफ केमिकल बास्केट ही है जो कि अच्छा खासा एक्शन इन दिनों इस वक्त दिखा रहा है। नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ दोनों स्टॉक्स हैं फोकस रेडार पर, एसआरएफ में तेज़ी लगातार बढ़ती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च अभिषेक गावशिंदे का रुख करेंगे। राइट, डीप डाइव रिसर्च में आज हमारे फोकस में है रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस शेयर में खास क्या है, इस पर एक बेहद खास रिसर्च लेकर हमारे रिसर्च हेड ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो क्यों है ये कंपनी आपकी रेडार पर, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि वॉच आउट आप कर रहे हैं, बताएं। जी मानसी, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम जानते हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, बट साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो कंपनी के अनाउंसमेंट्स हुए थे जिसमें कि न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशन की जो बात हुई थी, जिसके चलते माना जा रहा था कि 4000 करोड़ प्लस का जो है रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी में दिखेगा, और साथ ही साथ जो ब्याज दरों में गिरावट हुई थी उसके बाद से रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था, उसके चलते हमने इस कंपनी को आज के डिस्कशन के लिए चुना है। अगर इसके बारे में बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि ये प्राइमा फेसी जो है प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करता है, और साथ ही साथ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से जो है कंपनी का अधिकतम रेवेन्यू जो है आता है। इसके अलावा अगर इसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल में यूनिक चीज़ अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी फोकस जो है वो रेसिडेंशियल सेगमेंट पर है, और साथ ही साथ कंपनी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन टायर 1 मार्केट्स पर है, तो समहाउ जो प्रीमियम प्ले जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। और ओवर द पीरियड हमने जो इसमें कंसिस्टेंसी फैक्टर देखा है, उसके लिए अगर हम बात करें कि उसका कारण क्या है, तो उसका एक कारण हमें यह भी समझ में आता है कि कंपनी जो है लैंड का आउटराइट परचेज कर लेती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो है तेजी देखने को मिलती है कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्लेयर्स। अगर हम बात करें जो एक यूनिक चीज़ इसमें जो है इस कंपनी में हमें अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर आप इसके बुकिंग्स के ट्रेंड को देखें, अगर आप बात करें इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ट्रेंड की बात करें, या जिस तरीके से कलेक्शन में पिछले दिनों अच्छी खासी, पिछले कुछ सालों में जो है अच्छी खासी बढ़त इसमें जो देखने को मिली है, वो इसे अदर प्लेयर से जो है एक आउटराइट करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें हमने 5 स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इस कंपनी को ओवर द पीरियड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और साथ ही साथ मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है एक कंपाउंडर बना देता है। तो पहला जो ट्रेंड हमने देखा है वो कि FY24 में हालांकि इसके एबिटा पर प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी कारण थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो है इंक्रीज हो गया था, और साथ ही साथ जो है रेवेन्यू मिक्स में भी चेंज आया था। पर जैसे ही हमने FY25 में कंपनी को आते हुए देखा है, एबिटा टर्न अराउंड देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरे बड़े ट्रेंड की अगर हम बात करें, अगर चार्ट्स पर हम दिखा पाए तो कि इसके बुकिंग वैल्यू में जो है पिछले 8 सालों से लगातार बढ़त देखने को मिली है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, जहां बुकिंग ट्रेंड्स जो हैं उसके सस्टेनेबल रेवेन्यू की तरफ जो है हमें इंडिकेट करते हैं। तीसरा मेजर ट्रेंड जो है हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसका प्रोजेक्ट में बढ़ता चला गया है। अगर हम बात करें FY19 में जो 39-40% के आसपास था, वो FY25 तक आते आते 93% तक चला गया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए, जो उसकी किसी भी प्रोजेक्ट में से जो कितने परसेंटेज उसको रेवेन्यू मिल सकता है उसके बारे में इंडिकेट करता है। चौथा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है प्री सेल्स बुकिंग में, तो साल दर साल इसमें जो है लगातार बढ़त देखने को मिलती है। FY26 के लिए भी जो कंपनी का गाइडेंस है वो तकरीबन 10% की ग्रोथ का है, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है और एक क्रिटिकल पैरामीटर होता है किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर को जज करने के लिए। पांचवा ट्रेंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और ये किसी भी कंपनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट का एक गाइडेंस होता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस और उसके बेसिस पर हम एनालिस्ट और स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने देखा है पिछले 3-4 सालों का जो हमने डेटा आइडेंटिफाई किया है कि इसने जब भी जो गाइडेंस दिया है पिछले 3-4 सालों में उस गाइडेंस को सरपास किया है, और अगर ये ट्रेंड आगे के दौर में जारी रहता है तो जो कंपनी ने FY26 के लिए जो गाइडेंस दिया है उस पर स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। FY26 के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो 10% ग्रोथ जो है प्री सेल्स में आने का जो है कंपनी ने प्रॉमिस किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स ऐसा देखा है कि ईवी जो है उसके सामने जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है प्री सेल्स का, उसको कितने टाइम से डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए दिस ईवी टू प्री सेल्स
गाइडेंस जो है FY26 के लिए वो रेशियो बनकर आता है 2.4। ये स्ट्रीट के अदर प्लेयर्स के साथ अगर देखें तो ये काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो इन समरी मैं कहूँगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। सेकंड जो है इसके जो की मैट्रिक्स हैं उनमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ये वो कंपनी है जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर भी करती है और साथ ही साथ वैल्यूएशन इस समय रीजनेबल है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा वैल्यू कंपाउंडर जो है बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक 360 डिग्री एनालिसिस कहेंगे, डीप डाइव रिसर्च विद अभिषेक कौशंदे, गोदरेज प्रॉपर्टीज सारे पैरामीटर्स फंडामेंटली कंपनी कैसी नजर आ रही है, कौन से न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और कन्विक्शन लगातार बरकरार है। सारा डिटेल्ड एनालिसिस आपके स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर दैट अभिषेक का। लक्ष्मीकांत जी, आपसे राय जानना चाहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.25% के गेन्स के साथ। देखिए दिन की शुरुआत में हमने देखा था वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन बात करते करते स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन 2484 के लेवल्स पर गोदरेज प्रॉपर्टीज हरे निशान में। जी हाँ मानसी जी, ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बुलिश साइड का है। यहाँ पर रिसेंटली एक थ्रोबैक मूव आया था, बट वहां पर हमें एक 20 DMA का सपोर्ट लेवल्स देखा था और उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक मूव दिखाई दे रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में। तो हमें लगता है कि जब तक ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि 2300 के आसपास आ रहा है उसके ऊपर रहता है, तब तक यहाँ पर ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बना रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 200 DMA लेवल के आसपास है जो कि दिखाई दे रहा है 2500 के आसपास। जैसे ही 2500 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 200 पॉइंट के फर्दर अपसाइड के मूव ये स्टॉक दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं 2700 के आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर 2700 को रिटेन करता है तो देन यहाँ पर हमें 3000 तक के भी अपसाइड के मूव आने वाले समय में दिखाई देंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, तो बाय का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये नजरिया गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो रेमंड 3.5% चढ़कर रियल एस्टेट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा फीनिक्स मिल्स में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी रेमंड और फीनिक्स मिल्स पर? जी रेमंड में तो सच हाँ आज भले ही यहाँ पर रिबाउंड देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अपसाइड के हर्डल्स अभी भी इंटेक्ट है इस स्टॉक में। मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये 625 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर ये फेल हो जाता है 625 के लेवल को क्रॉस करने का तो हमें कंसोलिडेटिव मूव दिखाई दे सकता है। हालांकि निचले स्तर पर 595 से लेकर 570 तक सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूव हमें रेमंड में दिखाई देगा। हाँ, ये एक बार 625 के ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर मुझे लगता है कि तब यहाँ पर हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 650 की ओर। वहीं पर अगर हम फिनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है 1655 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वहां से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होगा इस स्टॉक में। उस दौरान ये स्टॉक फिर अपने प्रीवियस हाई। ठीक है, तो ये नजरिया रियल एस्टेट सेक्टर पर। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक और स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहूंगी, स्टरलाइट टेक। पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक पे दिखा है। लास्ट वीक ये खबर निकल कर आई थी कि कंपनी डेटा सेंटर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहती है, जिसके चलते एआई डेटा सेंटर में कंपनी एक्सपैंड करेगी। आज 2.5% की गिरावट है, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का हम चार्ट देखें तो करीब 27% का उछाल पिछले 2 दिनों में दिखा था। कल भी करीब 13% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। क्या राय होगी आपकी स्टरलाइट टेक पर? जी हाँ, स्टरलाइट टेक ऑलरेडी अपसाइड के अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम दिखा चुका है और अभी भी इसमें जो 200 DMA लेवल्स है जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 101 के आसपास, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल बुलिश साइड का ये मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम मुझे लगता है 120 के ऊपर आ सकता है। 120 के लेवल्स को ये क्रॉस करेगा तो वहां से 127 से लेकर 130 के भी लेवल्स ये शो करेगा। तो मुझे लगता है कि 101 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है और अपसाइड के जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 127 से 130 जोन तक, वहां तक हम रुक सकते हैं।
ओके तो चलिए स्टरलाइट टेक पर एक राय, काफ़ी बढ़िया एक्शन 2 दिनों का न्यूज़ फ्लोज के चलते ही था ये एक्शन, और उस एक्शन को दिखाने के बाद आज गेंस जो है वो वॉश आउट होते हुए करीब 2-2.5% की गिरावट 110 के लेवल्स पर। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। लेकिन इस वक्त अगर बाजार देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ, काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर काफ़ी उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल कंसर्न्स, ढेर सारी चीज़ें हैं। बावजूद इसके बाजार की शुरुआत हुई थोड़ी सी कमजोरी के साथ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। 24,900 के पार खड़े हैं हम। निफ्टी अच्छी खासी मजबूती, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स, हर तरफ एक्शन जो है ये एक्शन जारी है। 10 के बाजार की शुरुआत इसी एक्शन के साथ करेंगे, और 10 के बाजार की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक है न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।